Yes, we are live now. Hello friends, this is Imanshi and welcome to Let's Learn. सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। समझेंगे ये एक वन ऑफ द टफेस्ट सेट कह सकते हैं इसको हम, हिस्ट्री ऑफ सीटेट में। पेपर 1 पेपर 2 दोनों मिला लें अगर। पेपर 2 का क्वेश्चन पेपर है 2018 का, पेपर 2 है। कई लोगों की इच्छा थी कि ये पेपर 2 कराया जाना चाहिए और ये अच्छा खासा सेट है। इसमें 3-4 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो बिल्कुल एकदम बाउंसर की तरह जाते हैं, मतलब टप्पा खा के ऊपर से निकल जाते हैं, मतलब तो वो समझना ज़रूरी है। और कुछ 5 सेट का मेरा टारगेट है कि हम 5 सेट्स एटलीस्ट ऑफलाइन पेपर के करें, जिससे हमारा दिमाग थोड़ा सेट हो जाए पढ़ने में कि भाई इस तरह से हमें वाइट पेपर मिलेगा, उस तरह से बिल्कुल सेम सब कुछ, फॉन्ट वॉन्ट सब सेम ही रहता है। तो उस चीज़ की आदत हमें अभी से हो जाए और जो थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन पेपर्स हैं वो हम कर चुके हों। तो हमने एक पेपर किया 2016 का, फिर हमने 18 पेपर 1 किया। 18 पेपर 2 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। थोड़ा मुश्किल पेपर 16 के बाद से अचानक से हमें देखने को मिला था, फिर ऑनलाइन में थोड़ा चेंज देखने को मिला। तो ज़रूरी है कि हम ये क्वेश्चन पेपर्स प्रॉपरली सॉल्व कर लें, समझें चीज़ों को। कई जगह पे मैंने देखा कि जो आंसर्स हैं वो टेढ़े मेढ़े बताए हुए होते हैं, कई जगह पे गड़बड़ रहती है, मतलब ऑनलाइन सोर्सेज पे भी, चाहे वो वेबसाइट्स हो या कुछ हो। क्योंकि कई बार होता है कि मतलब बैठ के आप कंफर्म कर रहे होते हो, या अगर आप ऑफिशियल की के साथ जाते हो, क्योंकि कई साल हो गए पेपर हुए, तो ये जिम्मेदारी है कि लेसन प्लानिंग के टाइम पे ये देखा जाए। तो उन क्वेश्चंस को आप अपना वेरीफाई कर लीजिएगा, यहाँ से प्रॉपर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और फिर अलग अलग सब्जेक्ट्स पे हम जाने ही वाले हैं। कल सेशन आपका हुआ नहीं था, थोड़ा बारिश का मौसम है, बारिश का मौसम है और निशा को बहुत हंसी आ रही है इस बात पे। तो कुछ नहीं, मतलब कल ऐसे नारियल पानी वानी पी लिया होगा, पता नहीं क्या हुआ यार, सर में दर्द था बहुत ज़्यादा, तो क्लास नहीं ले पाई कल। देखना एक बार क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। द डेवलपमेंट फ्रॉम सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स पेरिफेरीज और एक्सट्रीमिटीज डिनोट्स द। काम के क्वेश्चन है क्योंकि सिलेबस डिट्टो सेम है आज भी, ठीक है ना। शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अग्रांगों की ओर का विकास दर्शाता है। केंद्र से हर साल आता है ये डायरेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन का एक क्वेश्चन है जिसके अंदर दो डायरेक्शन है। केंद्रीय भाग यानी शरीर के सेंटर से परिधियों की ओर या अग्रांगों की ओर जो विकास की दिशा है वो क्या कहलाती है। सिंपल, सरल, सुंदर, सस्ता, टिकाऊ जवाब 84% लोग सही दे भी रहे हैं, वो है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट में ये आता है, यानी मध्य से बाह्य विकास के सिद्धांतों के अंदर ये बात आती है, जहां पे जो आपके शरीर का केंद्र है, यानी सेंटर क्या है, आपका हार्ट, आपकी स्पाइनल कॉर्ड यानी आपकी रीढ़ की हड्डी और आपका जो हृदय है ना, वो डेवलप होना पहले शुरू होते हैं और सेंटर से कंट्रोल जो है बाहर की तरफ आपके विकास की दिशा जाती है। कैसे? आप पहले बच्चा जो है अपना जो ये हाथ है इससे बहुत पहले वो अपने शोल्डर्स को चलाना सीख जाएगा, क्योंकि ये सेंटर के पास हैं, शरीर के सेंटर के केंद्र के पास हैं। फिर वो अपने इन एल्बोज पर उसका कंट्रोल आएगा, फिर जाकर के कहीं हाथ पे कंट्रोल आता है और फिर उंगलियों पर। ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी पूछा जाता है कि पहले बच्चा पूरी हथेली का इस्तेमाल करता था पेन को पकड़ने में, अब वो सिर्फ फिंगर से पकड़ लेता है, मतलब सेंटर से बाहर की ओर विकास की दिशा जा रही है। ठीक, इसमें दूसरी दिशा होती है लॉन्गिट्यूडिनल, सर से पैर की ओर, हेड टू टो, वो कहलाती है लॉन्गिट्यूडिनल, को हम कहते हैं क्या, सेफेलोकॉर्डल। बात सही है या नहीं है? बिल्कुल सही है। ये हर बार 1 नंबर में क्वेश्चन आता है, आता रहा है, आता रहेगा। ठीक है कांति तंवर, बहुत बढ़िया। तो अगर हम इसको 1 सेकंड देकर के समझ लें, देखिए प्रिंसिपल ऑफ रेडिएटेड डेवलपमेंट, कुछ भी ये हमने काम का पढ़ा ही नहीं है, ये आपको डिस्ट्रैक्टर कहते हैं इनको, ये डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हैं। ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ एक उत्तर सही है, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट। यानी अब 2 आपने प्रिंसिपल्स पढ़े हैं, आपने क्या पढ़े हैं, प्रिंसिपल्स। ये तो हुई बैच की बात। जिन लोगों को बैच में अभी भी एडमिशन लेना हो, अभी भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने 3 दिन पहले एडमिशन लिया है और सारी क्लासेस जो है बहुत ही अच्छे से देख ली हैं, तो वो आप करियर ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो अगर हम बात कर रहे हैं, यहाँ प्रिंसिपल्स पढ़े हैं हमने, विकास के सिद्धांत पढ़े हैं, कई सारे सिद्धांत हैं, है ना। तो जब हम प्रिंसिपल्स की बात करते हैं डेवलपमेंट की, तो उसमें एक प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन का, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन का यानी दिशा का सिद्धांत। भाई विकास को ठीक से परिभाषित करने के लिए, समझने के लिए, डेवलपमेंट एज अ कॉन्सेप्ट, उसको ठीक से समझने के लिए, डिटेल में समझने के लिए क्या प्रिंसिपल्स में तोड़ा गया। प्रिंसिपल्स मतलब सिद्धांत बनाए गए। सिद्धांतों से क्या हो जाएगा, क्योंकि डेवलपमेंट इतना ब्रॉड डोमेन है, इतनी बड़ी प्रक्रिया है, इतनी बड़ी प्रोसेस है, बूम टू टूम जाता है, गर्भ से मृत्यु तक, तो उसको समझने के लिए कुछ सिद्धांत बनाए गए। उन सिद्धांतों में से एक सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, यानी दिशा का सिद्धांत। ठीक है, दिशा पतानी नहीं है, ये दिशा है डायरेक्शन वाली दिशा, दिशा का सिद्धांत। अब इसमें 2 सिद्धांत आते हैं,
है ना। इसको समझना इसलिए जरूरी है, कल को क्वेश्चन आएगा, फंसेगा, जब मुश्किल क्वेश्चन बनेगा तो आपका सारा जो रटंत विद्या है जिन्होंने भी इधर उधर से की हुई है वो निकल के बाहर आ जाएगी। तो ये क्या हुआ, सेफेलोकॉडल, इसमें एक सिद्धांत है, सेफेलोकॉडल यानी सिरोध पदोन्मुखी कहते हैं, जिसको हम लॉन्गिट्यूडिनल या लंबवत या हेड टू टो, पहले बच्चा अपना सर संभालना सीखता है, फिर उसका बाकी की बॉडी पे कंट्रोल आता है, फिर मतलब सर संभालना सीखेगा, गर्दन, फिर बैठना सीखता है, फिर खड़े होना सीखता है, फिर चलना सीखता है। तो सिर से पैर की ओर विकास की दिशा है सेफेलोकॉडल। दूसरी दिशा है यही प्रॉक्सिमोडिस्टल, जो आपको सबको पता है, प्रॉक्सिमोडिस्टल। इसमें सेंटर से पेरिफेरी यानी सीमाओं की ओर, केंद्र से सीमाओं की ओर। केंद्र क्या है आपके शरीर का, या नियर टू फार भी बोल देते हैं इसको, कि पास से दूर की ओर। पास क्या है, जो केंद्र में है ना। आपके शोल्डर्स ज्यादा पास हैं आपके हार्ट के, आपके सेंटर के बॉडी के बजाय कि आपकी उंगलियों के। तो इसीलिए पहले शोल्डर पे कंट्रोल, फिर आर्म्स पे कंट्रोल, फिर हैंड्स पे कंट्रोल और देन फिंगर्स पे कंट्रोल। वो है प्रॉक्सिमोडिस्टल, नियर टू फार, सेंटर टू पेरिफेरी, केंद्र से बाहर की ओर। वही सेफेलोकॉडल है सिरोध पदोन्मुखी, सर से पैर की ओर, या लॉन्गिट्यूडिनल लंबवत कहते हैं जिसको हम। ठीक है, तो ये दोनों दिशा के ही सिद्धांत हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है भाई, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, जो कहता है स्कूल इज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन वेयर, यानी स्कूल बच्चों के सामाजिकरण की एक ऐसी संस्था है जहां सामाजिकरण 1 नंबर का टॉपिक आता ही है, हमेशा आता है, हर बार आता है, आता रहेगा जब तक भी सिलेबस चेंज नहीं हो जाता सीटेट का, जो जिस दिन एनटीए कराएगा उस दिन हो जाएगा मेरे ख्याल में। देखिएगा, तो स्कूल इज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशलाइजेशन यानी सामाजिकरण का एक अच्छा संसाधन है स्कूल, या एक संस्था है जहां क्या होता है, जहां बफरिंग हो रही, पता नहीं यार आजकल बफरिंग का क्या नाटक है, ये कुछ तो यहाँ इसमें तो सही चल रहा है ना। हाँ, तो अपना नेट थोड़ा सा मजबूत रखने की कोशिश करें, आजकल बारिश का मौसम है और बफरिंग वगैरह देखने को मिल सकती है, संभावना है। ठीक है जी, फटाफट से जवाब दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करते हुए, बिना करते हुए जवाब प्रॉपर देना है लेकिन, है ना। बहुत ही बढ़िया, 48% लोग सी ऑप्शन कह रहे हैं। क्या ये ऑप्शन सही है, चलिए चेक करते हैं। तो सामाजिकरण, सामाजिकरण या सोशलाइजेशन क्या है, समाज में रहने के तौर तरीके बच्चा सीखता कैसे है, ठीक है ना। तो इसमें स्कूल कैसा इंस्टीट्यूशन है, विद्यालय, स्कूल की क्या भूमिका है, आपको पता है सेकेंडरी रोल होता है स्कूल का, या मैं कहूं सेकेंडरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन है, यानी सामाजिकरण का गौड़ वाहक है। प्राइमरी क्या है, फैमिली है। अब यहां पे वो तो पूछा नहीं है, कुछ और पूछ लिया। स्कूल चिल्ड्रन ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन, यानी स्कूल एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है सामाजिकरण का, सोशलाइजेशन का, समाज के नियम कायदे कानून सीखने का, जहां प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है, यानी बच्चे सेंटर में होते हैं। अब देखो इसमें 55% लोग गलत उत्तर दे रहे हैं, यही मुझे उम्मीद भी थी, और यही मैं कह भी रही थी कि कई वेबसाइट्स, कई टीचर्स जो अपने आप को सर्वज्ञानी ही मानते हैं, मतलब ये भी नहीं, गलती किसी से भी हो सकती है, मुझसे भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, किसी से भी हो सकती है, कितना भी ज्ञान होने के बावजूद, लेकिन इस बात पे, गलत बात पे उसको सही और ठहराना, वो गड़बड़ है। इस क्वेश्चन में ऐसा होता है और कई सालों से ये विवाद अपने आप चलाते आ रहे हैं लोग, जबकि ऑफिशियल आंसर की भी, और जो टॉपिक है, जो आपका ऑथेंटिक टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है, वो भी आंसर क्या कहेगा, ए ही कहेगा, लेकिन पता नहीं किसने समझा दिया कि सी होना चाहिए, और 54% जो है गलत आंसर दे रहे हैं अभी भी, है ना। तो वो प्रॉब्लम की बात है, चलिए कोई नहीं, ठीक करेंगे इसको। अब ये ऐसे ही एक अनलर्न कराना पड़ेगा, पहले मुझे अब आपको 5 मिनट समझाना पड़ेगा कि ये गलत क्यों है ना, क्योंकि गलत लर्निंग होने पे क्या होता है, अनलर्न करना पड़ता है, तब जाकर दोबारा सीखा जाएगा। तो प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। अब कई लोगों को लग रहा है कि नहीं, स्कूल एक्टिविटीज का होगा, ठीक है। स्कूल रूटीन ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन, यानी स्कूल रूटीन का जो है वो सेंट्रल पोजीशन है। स्कूल एक्टिविटीज ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन, यानी प्रमुख स्थान जो है स्कूल की गतिविधियों का होता है, जो कि बुरा नहीं है, सुनने में अच्छा ही लगेगा और गलत भी नहीं है पूरी तरह से, लेकिन इससे बेटर ऑप्शन हमारे पास है। स्कूल एक्टिविटीज का जो है सेंट्रल रोल होगा, स्कूल एक्टिविटीज जैसी होंगी वैसा सामाजिकरण होगा, यही कहना चाह रहे हैं ना आप, जबकि ये सही नहीं है। उसका रीजन क्या है, स्कूल में एक्टिविटीज ही बच्चे को सेंटर में रख के डिजाइन होती हैं। तो स्कूल चिल्ड्रन ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन, भाई चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, चाहे कोई भी टॉपिक हो, बच्चे की नीड्स, उसके इंटरेस्ट, उसके एप्टीट्यूड, उसके एटीट्यूड को ध्यान में रख करके तब जाकर के एक्टिविटीज डिजाइन होती है, चाहे कोई भी टॉपिक हो आपका, इसमें चाहे जेंडर लिखा होता है, चाहे कुछ और लिखा होता है ना। स्कूल एक्टिविटीज भी बच्चे के हिसाब से डिजाइन होंगी, तो बच्चा सेंटर में है, एक्टिविटीज बच्चे के लिए ही तो है, या एक्टिविटीज के लिए बच्चा है, बच्चे के लिए एक्टिविटीज है, सिस्टम बच्चे के लिए है, बच्चा सिस्टम के लिए नहीं है। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। स्कूल टीचर्स ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन,
ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम टीचर्स को सेंट्रल पोजीशन दे दें, क्योंकि लर्नर सेंटर्ड मेथड को हम आज की डेट में मानते हैं, ठीक है ना। तो इसको बिना किसी डाउट के, चाहे ईश्वर ने भी कह दिया हो, तब भी आंसर क्या है, ए है इसका, ऑफिशियली भी, लॉजिकली भी, कॉन्सेप्चुअली भी, है ना। कोई अपनी बात को सिद्ध करना चाहे, कोई टीचर अपनी ईगो पे ले ले, कोई वेबसाइट अपनी ईगो पे ले ले, वो बात अलग है, बट ऑथेंटिकली इसमें कोई डाउट 2018 से आज तक है ही नहीं, है ना। हमेशा हम आंसर की को ये नहीं कह सकते भाई गलत ही है, बहुत रेयर होता है, और होता भी है उसमें अगर वो एक वर्ड भी गलत कर देना तो 9 लिख के दे देते हैं। तो यहां पे सिंपल बच्चे सेंटर में है। स्कूल इज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन वेयर स्कूल चिल्ड्रन ऑक्यूपाई द सेंट्रल रोल, और स्कूल चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग एक्टिविटीज होंगी। समझ में तो आ गई होगी मेरे ख्याल में बात, ध्यान रखिएगा इसको। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा, जवाब दीजिएगा, इसमें भी आप लोग गलतियां करेंगे, तभी मैंने कहा ये मुश्किल सेट है और इसको करना चाहिए एक बार जरूर आपको, है ना। फाइनल पेपर में जाने से पहले ऑफलाइन, क्योंकि जब भी पैटर्न चेंज होता है तभी ही थोड़ा सा मुश्किल कह लीजिए आप, या पूछने का ढंग बदल जाता है पेपर का। 2016 से 18 के पेपर में जो ये पेपर है, इसमें परिवर्तन आया, मुश्किल लगा ये लोगों को, जबकि कॉन्सेप्ट्स वही हैं, पूछने का ढंग बदल गया। जब 2018 से ऑनलाइन पेपर हुआ, 19 के दोनों पेपर नॉर्मल रहे उसके बाद, और जब ऑनलाइन पेपर हुआ 2020 वाला, तो पैटर्न में चेंज आया। तो जरूरी है कि हम ये चेंज वाले क्वेश्चन पेपर कर लें, दोनों ही तरीके के। 51% लोग ए कह रहे हैं, यानी फर्स्ट ऑप्शन कह रहे हैं। चलिए समझते हैं जो कि गलत है। क्या है? गलत है। मुझे पता था इसमें गड़बड़ होगी ही होगी, है ना। देखिएगा एक बार, अगर हम बात करें, इफ यू ज्वाइन अ टीचर फ्रेटर्निटी एंड चूज टू ड्रेस लाइक मोस्ट ऑफ द अदर्स इन योर ग्रुप, यू आर एग्जिबिटिंग। जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की ही तरह पोशाक धारण करने लगते हैं। कपड़े पहनने की बात हुई है, आइडेंटिटी कपड़ों से नहीं होती हमेशा, एक छोटा मोटा हिस्सा भी मुश्किल से हो पाएंगे, है ना। तो अगर हम यहां बात करें, तो इफ यू ज्वाइन अ टीचर फ्रेटर्निटी, कल को आपकी जॉब लग गई केंद्र विद्यालय में, चंडीगढ़ में, जहां भी वैकेंसी निकली हुई है, EMRS की निकली हुई है, दिल्ली में लग गई, फाइनली आप आ गए घूम फिर करके देश, और अब आप स्कूल में जैसे बाकी लोग, मान लीजिए कई स्कूल्स में तो होता भी ना, प्राइवेट स्कूल्स में भी होता है कई बार अक्सर, कि एक पर्टिकुलर रंग की साड़ी या जो भी सूट, या फिर अगर आप मेल टीचर हैं तो शर्ट सबके लिए है। तो जैसा बाकी टीचर्स पहन रहे हैं, जिस कलर के कपड़े या जिस तरह के कपड़े, वैसे ही कपड़े आप पहनते हैं। अब यहां पे आप क्या शो कर रहे हैं? ग्रुप आइडेंटिटी शो कर रहे हैं, समूह की पहचान। सुनने में सबसे बढ़िया यही लगता है, चलिए हो सकता है, फिर भी आगे बढ़ेंगे। ओबीडियंस, अब ये किसी ने आपको आज्ञा थोड़ी दी है, यहां ये थोड़ी लिखा है कि आज्ञा मिली है, सिंपल यही लिखा है कि जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की तरह ही पोशाक धारण करने लगते हैं, तो आप क्या प्रदर्शित कर रहे हैं? ऑर्डर थोड़ी है यहाँ पे कहीं कि प्रिंसिपल ने ऑर्डर दे दिया था इसलिए आप ओबीडियंट हैं। कंप्लायंस, समूह निर्देश अनुपालन। कंप्लायंस भी तब होता जब कहीं से तो कुछ तो लिख के आया होता कि आपको कंप्लाई करना है, जी नहीं। ये क्या है? आप एग्जिबिट कर रहे हैं कंफर्मिटी को, है ना। क्या? समूह की अनुरूपता का प्रदर्शन कर रहे हैं आप, कि आपने डिसाइड किया है। ऐसा हम कई बार दोस्तों में भी करते हैं, ऐसा हम कई बार घर में भी करते हैं कि अच्छा हम सोचते हैं, अच्छा जैसे मेरे और निशा के पास भी एक सेम शर्ट है ना, हाँ, कि सेम ले लेते हैं दोनों बहन भाई, या फिर दोस्त, या फिर स्कूल में भी ऐसा हो सकता है कि आप सेम पहनने का मन है आपका, तो आप कंफर्मिटी शो कर रहे हैं वहां, कि बाकी जैसे लोग हैं वैसे ही आप बन रहे हैं। जबकि आइडेंटिटी में जो होता है, आइडेंटिटी में जरूरी नहीं है कि आप सबके जैसे बन के दिखा रहे हो यहां, और आइडेंटिटी सिर्फ कपड़ों से होगी ये भी नहीं है, ये थॉट के लेवल पे हो सकती है, बिलीफ के लेवल पे हो सकती है, आपके जो भी एप्टीट्यूड है, एटीट्यूड है, इंटरेस्ट है, इंटेलिजेंस है, अलग अलग तरीके से आइडेंटिटी के कई सारे पार्ट्स हो सकते हैं। ये सिर्फ कपड़े पहनने से नहीं दर्शाई जाएगी। और आइडेंटिटी इंडिविजुअलिस्टिक होती है, यानी हर एक इंडिविजुअल की अपनी एक आइडेंटिटी हो सकती है, ग्रुप की एक आइडेंटिटी हो सकती है, बट यहाँ कपड़ों के मामले में कोई बात ये फिक्स बैठती ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये बेतुका जवाब होगा अगर हम कहेंगे समूह की पहचान का। एक बार को अगर ये नहीं होता कंफर्मिटी, तब हम सोच सकते थे कि हम कह देंगे यार चलो और कोई ऑप्शन है नहीं इसके पास, तो ग्रुप आइडेंटिटी के साथ ही चले जाते हैं, ऐसा ही हुआ होगा। तो एक तो ऑप्शन का रोल रहता है पेपर में, और दूसरा आपके कॉन्सेप्ट का। तो कंफर्मिटी शो कर रहे हैं आप, जैसे कपड़े सब पहन रहे हैं वैसे आप पहन रहे हैं, ठीक। और सोशलाइजेशन में आपको पता है इसको क्या कहते हैं? याद आ रहा है कुछ? जब दूसरों के जैसा ही व्यवहार करना शुरू कर देते थे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, कोई बात नहीं, आएगा समय बताएंगे। हाँ, तुक्का लगाया ना डी वालों ने अब, हाँ यही यही यही, ऐसे तुक्के नहीं लगाने, समझना है, इसीलिए मैं स्लो भी चल रही हूँ, है ना।
क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस, इसमें भी बहुत कंफ्यूजन रहती है। द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस इज अटेन्ड ड्यूरिंग पियाजेज डैश स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, यानी किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे विकास के डैश चरण में प्राप्त हो जाती है। अब मैंने आपको ये सिंपल बताया हुआ है, अगर लिखा हो लैक ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस, यानी वस्तु स्थायित्व एक गुण है कि वस्तु बच्चे के दिमाग में स्थायी हो जाती है, अब वो भूलता नहीं है। अगर आप उसके सामने से खिलौना हटा भी लेंगे तब भी आप वो देखेंगे कि वो मांग रहा होगा उसको या रो रहा होगा, उसके लिए वो भूल नहीं जाएगा। जबकि जब तक ऑब्जेक्ट परमानेंट नहीं हुआ होता दिमाग में, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड नहीं हो पाता, ठीक है ना। तो अगर लैक ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस हो, या फिर जैसा यहां लिखा है अटेनमेंट हो, अटेन्ड या अचीव कब हो जाता है, दोनों ही केस में इसका आंसर सेम रहता है, वो है सेंसरी मोटर स्टेज, यानी संवेदी परक अवस्था, जन्म से 2 वर्ष के अंदर ही, जो शुरुआत का समय है बच्चे का 6-8 महीने तक तो स्पेशली बिल्कुल ही शून्य है ऑब्जेक्ट परमानेंस। फिर जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस इस स्टेज के एंड तक काफी हद तक अचीव हो जाती है। तो अगर अचीवमेंट या अटेनमेंट लिखा हो कि कब आता है ऑब्जेक्ट परमानेंस, तो भी सेंसरी मोटर स्टेज जो पहली ही स्टेज है जन्म से 2 वर्ष, SPCF याद ही है ना आपको, 4 स्टेजेस दिए हैं पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, ये 2 से 7 वर्ष है पूर्व संक्रियात्मक, जिसमें सिंबॉलिक स्टेज आती है, कल हम पढ़ रहे थे ईगोसेंट्रिज्म, इरिवर्सिबिलिटी। फिर 7 से 11 है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, जहां पहली बार लॉजिक आएगा, इंडक्टिव लॉजिक आएगा, वो भी आगमन विधि वाला। और क्या होगा, कॉन्क्रीट चीजों के प्रति मूर्त चिंतन, CCS बताया हुआ है आपको, कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन, सीरिएशन, ये सारे गुण कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में ही आते हैं। फॉर्मल ऑपरेशनल 11 से 15 वर्ष, ठीक है ना। औपचारिक परिचालन जिसमें हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग आती है, ठीक है। तो संवेदी गामक में ही जो वस्तु स्थायी हो जाती है, यानी बच्चों को अब आप हाथ रखेंगे और ता करेंगे तो वो हंसेगा नहीं, या उसको पता है कि आप एग्जिस्ट करते हो, है ना। शुरुआत में उसको लगता है कि यार खिलौना अगर आपने एक चादर के नीचे छिपा दिया तो हो सकता है वो उसके लिए ना रोए या फिर वो उसको ना मांगे, इसका मतलब ऑब्जेक्ट परमानेंस की कमी है, लैक ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस है। तब भी स्टेज यही रहेगी सेंसरी मोटर, और जब अचीव हो गया, अब वो उस खिलौने तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है चादर हटा करके, इसका मतलब ऑब्जेक्ट परमानेंट हो गया दिमाग में, वस्तु स्थायी हो गई है, मेमोरी उसकी डेवलप हो गई है, ठीक है ना। क्लियर है मैम? पूरा पेपर एक सेशन में क्यों नहीं कराते? मुस्कान, एक सेशन में लेती हूं हर बार, ये आप देख रहे होंगे, ये 2018 का भी पूरा पेपर मैंने कराया हुआ है, एक वीडियो में मिल जाएगा 4 घंटे की, उसके बाद वाला भी कराया हुआ है, ऑनलाइन वाला भी, और ये इस साल का जो है वो भी मैं अभी संडे को या सैटरडे को इस बार करा दूंगी, है ना। देखिएगा, तो इतनी बात क्लियर है। सेंसरी मोटर स्टेज जन्म से 2 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे, और आप हर दिन बैठ नहीं पाएंगे ना 2 घंटे, और 2 घंटे क्या 4 घंटे में होता है खत्म, क्योंकि एनालिसिस भी होता है। इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, IEP कहते हैं इसको, इज प्लान्ड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ, वैसे तो हम ये पढ़ते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन में टॉपिक, ठीक है ना। IEP व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना डैश के संदर्भ में बनाई जाती है, यानी IEP हम कब डिजाइन करते हैं ये पूछा है हमसे। पहला ऑप्शन है स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम में, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन प्रोग्राम में यानी बाल केंद्रित, ओपन स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम, या ई लर्निंग। अब ई लर्निंग, ओपन एजुकेशन, यहाँ आपको भी लग रहा होगा ये इजी है इन दोनों ऑप्शंस को साइड करना। उत्तर क्या होना चाहिए सही वो आप बताएंगे। 84% लोग सही जवाब इसका दे रहे हैं, थैंक गॉड, है ना। गॉड को कहें या फिर अभी जो हमने इतनी देर चर्चा की है, शायद उसका थोड़ा बहुत असर आपके ऊपर पड़ा है कि आपको लगा कि यार चाइल्ड सेंटर्ड की भी थोड़ी बहुत वैल्यू है, उसको दे देनी चाहिए, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम होता क्या है, इंडिविजुअलाइज्ड यानी इंडिविजुअल की नीड के अकॉर्डिंग एजुकेशन प्लान बनाना इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम है। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम यानी व्यक्ति की नीड, बच्चे की नीड, जो बच्चा है मान लीजिए, उसके पेरेंट्स से बात करके, उसके लर्निंग स्टाइल को देख के, उसकी नीड को समझ के, उसके पेस को, किस दर पे वो सीखता है, उस हिसाब से आपने एक प्लान तैयार किया बच्चे के लिए। वो क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड प्रोग्राम के अंदर आता है, जिसको हम स्पेशल एजुकेशन में यूज करते हैं, है ना। इंक्लूसिव एजुकेशन में हम स्पेशल बच्चों के लिए यूज करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्पेशल बच्चों के लिए यूज हो सकता है, हो तो किसी भी बच्चे के लिए सकता है। तो बच्चे को सेंटर में रख के तो किया ना ये हमने। चाइल्ड सेंटर्ड अगर प्रोग्राम ही नहीं होता, जहां बच्चों को केंद्र में रख के हम नहीं देखते, तो हम IEP बनाते ही नहीं फिर, क्योंकि बच्चा केंद्र में ही नहीं है ना। तो चाइल्ड सेंटर्ड प्रोग्राम इसका सही जवाब है, ना कि स्पेशल एजुकेशन में। फंसिएगा मत, यूज स्पेशल एजुकेशन में ही होता है ज्यादातर। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, ये क्या कहता है भाई। क्वेश्चन नंबर 6, बिटवीन डैश मंथ्स ऑफ एज
मोस्ट चिल्ड्रन बिगिन टू कंबाइन वर्ड्स इनटू शॉर्ट सेंटेंसेस व्हाइल स्पीकिंग। डैश महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। यह भी क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, ऑनलाइन में भी आया हुआ है। कंबाइन करके वर्ड्स को बच्चे क्या है, शॉर्ट सेंटेंस बनाना सीख रहे हैं। इसको टेलीग्राफिक स्पीच भी कहते हैं, हिंदी में भी टेलीग्राफिक ही कहेंगे, या फिर इसको 2 वर्ड स्टेज कह देते हैं। 2 शब्दों को जोड़ के ही एक सेंटेंस बनाया जा सकता है। ठीक, जवाब क्या होगा? 50% लोग, 49% लोग सही जवाब दे पा रहे हैं। 18 एंड 24 मंथ्स, 1.5 से 2 वर्ष के बीच में आती है टेलीग्राफिक स्पीच, जब बच्चा 2 शब्दों को जोड़ के पानी दो, खाना खा लो, ये क्या है, 2 शब्दों को जोड़ करके एक सेंटेंस बना पाता है ना। पापा आए, ये क्या है, एक सेंटेंस 2 शब्दों को जोड़ करके वो बना पा रहा है। इससे पहले 1 वर्ड स्टेज होती है, जो होती है आपकी 1 साल से 1.5 साल के बीच में। ये जो 12 से 18 महीने लिखा है वो 1 से 1.5 साल 1 वर्ड स्टेज है, जब वो पानी, खाना, इस तरह के एक एक शब्द को, सिंगल शब्द को बोल पाएगा। ठीक, ये टेलीग्राफिक कहते हैं इसको, 2 शब्द जोड़ करके एक सेंटेंस बनाना है, या 2 वर्ड स्टेज, या फिर जब वो फॉर्म करना सीख जाता है 2 शब्दों को जोड़ करके एक नया सेंटेंस बनाना सबसे पहली बार, तो 1.5 से 2 वर्ष की आयु होती है। ठीक है ना। 24 से 30 में तो फिर वो लॉन्गर अटरेंसेस उसके आने शुरू हो जाते हैं। और अगर हम बात करें, यहाँ पे लिखना ही चाहें तो आप 1 मिनट दे करके लिख सकते हैं कि जन्म से 1 साल तक, यानी 1 साल की उम्र में, 1 ईयर की एज में 1 वर्ड स्टेज, यानी एक शब्द, पानी, खाना, दाना, वॉटेवर। ठीक, फिर अगर हम बात कर रहे हैं यहां पर 2 साल में, या 1.5 से 2 साल के बीच में, 1.5 से 2 साल के बीच में, तो हम कह रहे हैं 2 वर्ड स्टेज या टेलीग्राफिक है। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर है। फिर उसके बाद तो आपके लॉन्गर अटरेंसेस शुरू हो ही जाते हैं, क्योंकि अब सेंटेंस बनाना तो सीख गया बच्चा। इसमें भी इससे पहले अगर आप देखेंगे 6 हफ्ते में, जो 6 वीक का टाइम है, वहां बैबलिंग शुरू करता है। सबसे पहली स्टेज होती है रोना, बच्चा क्राई करता है जैसे जन्म होता है और वो रोना शुरू करेगा, वो पहली स्टेज हो गई अगर भाषा की देखी जाए। उसको भी कई लोग ना मान करके सबसे पहली स्टेज मानते हैं कूइंग को, कूकना। बस जब बच्चा चैं पैं कुछ भी आवाज निकाल रहा होता है, उसका कोई मतलब नहीं होता, वो आपकी जन्म के समय शुरू हो जाती है कहीं ना कहीं। अब अगर हम देखें 6 वीक के अंदर अंदर आपकी कूइंग शुरू हो जाती है, जन्म के समय तो रोना शुरू होगा। फिर 6 मंथ्स में आप देख रहे हैं कि बैबलिंग शुरू हो जाती है। बैबल करना मतलब बा, मा, पा, इस तरह के शब्द, सिंगल सिलेबल। फिर 1 साल में 1 शब्द बोलना शुरू कर देगा। तो ये 4 मुख्य स्टेजेस हैं। इसके अलावा वोकैबुलरी का आपको पता है, नहीं पता है तो मैं एक बार वो भी बता देती हूँ। प्रोफेसर एडम के अकॉर्डिंग 1 साल में हम कहते हैं 3 शब्द बोलना बच्चे को आ जाएगा। इसके अलावा 2 साल में 272 शब्द की जो है उसकी वोकैबुलरी होगी, है ना। दिमाग पता नहीं कहाँ है आज। 272 शब्द की उसकी वोकैबुलरी होगी। 1 साल में 3 शब्द आएंगे, ठीक है ना। और 5 साल में 2072 वर्ड। याद रखने का सबसे आसान तरीका है, ये उन्होंने 3 स्टेजेस में कैटेगराइज कर दिया। सीटेट में पहले पूछा हुआ है कि 3 साल में कितने शब्द बोल पाएगा, तो यहां मैं लिख देती हूँ अप्रोक्सीमेटली। देखो 3 और 4 साल, अब इस 3 और 4 साल के अंदर ही 272 से 2072 की जर्नी तय की है बच्चे ने। तो हम ये कहते हैं कि लगभग 1000 वर्ड के आसपास, 900 प्लस वर्ड्स यहाँ पे वो सीख पाता है, और 1600 या 1500 के आसपास जो है आपका वो 4 साल में शब्द बोलने लग जाएगा, और 5 साल में 2072। तो ये बच्चे की वोकैबुलरी है, शब्दावली है, जितनी उसके पास कितने साल में कितनी होती है। 1 साल में 3 शब्द एक साथ जोड़ के नहीं बोलता 1 साल में, कभी कंफ्यूज कर दो उसको, है ना। पैन तो ज्यादा खतरनाक शब्द हो गया बच्चे के लिए। पानी, मम्मा, पापा, ये 3 शब्द मान लो उसको आते हैं 1 साल की उम्र में। 2 साल में उसको 272 शब्द इस तरह के आते हैं, जिनको वो जोड़ के अब एक नया सेंटेंस भी बनाने लगा। 3 साल में लगभग 900 के आसपास उसकी वोकैबुलरी हो जाती है। फिर 4 साल में 16। अब 3 से 6 में तो बहुत तेजी से भाषा का विकास होता ही है। 5 साल में 2072 वर्ड्स उसके पास होते हैं। तो ये कहानी है 18 से 24 महीने, मतलब 1.5 से 2 साल, जब पहली बार वो सेंटेंस बनाना सीख जाएगा। इसमें भी आप लोग गलती कर देंगे, जो कि मैं आपसे उम्मीद नहीं करती हूँ। अगर आपने यूट्यूब पे मेरा फ्री कोर्स भी देख लिया होगा तो भी आप ये जवाब सही दे देंगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस कोशेंट और IQ वॉज डेवलप्ड बाय, बुद्धि लब्धि या IQ की अवधारणा दी गई थी किसके द्वारा? गाल्टन, सर फ्रांसिस गाल्टन नाम है इनका, एल्फ्रेड बिने, विलियम स्टर्न या लुई टर्मन। बताइएगा। चारों व्यक्ति ही बुद्धि से संबंधित हैं, इसमें कंफ्यूजन होना लाजमी सी बात है, क्योंकि चारों ही इंटेलिजेंस से जुड़े हुए हैं। हालांकि सीटेट में आपके
आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना होता है और गार्डनर की थियरी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना होता। पहले मैं पढ़ाती थी सारी थियरीज, बट समय के साथ ये बिल्कुल ही खत्म हो गया, पूछी जाती ही नहीं है, सिर्फ गार्डनर या कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस पूछा जाता है। 46% लोग सही जवाब दे रहे हैं, थैंक गॉड। चक्कर आ जाएंगे मुझे। 47% लोग गलत जवाब दे रहे हैं एक्चुअल में, और सिर्फ 26% जो है वो सही जवाब दे रहे हैं। ठीक है ना। अगर हम बात करें तो एल्फ्रेड बिने पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने 1904-5 में पहला बुद्धि का परीक्षण दिया, फर्स्ट टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, ना कि आईक्यू का कॉन्सेप्ट दिया, फर्स्ट टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। मैं अगेन आपसे कह रही हूं, आज मैंने बैठ करके खूब टाइम दिया, मेरे पास समय था, और मैंने देखा है कि इंटरनेट पे कई वेबसाइट्स में भी गड़बड़ है। टीचर्स का तो इधर उधर से या तो आप लोग स्क्रीनशॉट भेजते हैं तब पता लगता है, अदर अलग से तो क्लास देखने का समय मेरे पास नहीं होता। फर्स्ट टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि का पहला परीक्षण 1904 से 5 के बीच में पब्लिश हुआ था, 5 में। 1908 में एल्फ्रेड बिने ने ही मेंटल एज, मानसिक आयु का कॉन्सेप्ट दिया। ठीक, मेंटल एज। 1908 में जाके विलियम स्टर्न ने आईक्यू की जो संप्रत्यय है या क्या कहेंगे उसको, अवधारणा पहली बार दी। इंटेलिजेंस कोशेंट जो है वो पहली बार 1908 में आया। 1908 में भी नहीं, 1912 में आया। 1908 में उन्होंने दे दिया। 1912 में पहली बार क्या हुआ, आईक्यू का कॉन्सेप्ट आया विलियम स्टर्न के द्वारा। अब 1916 में लुई टर्मन ने इसको स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में रिवाइज किया। इसमें जो मेंटल एज और आपका जो एमए, क्या क्रोनोलॉजिकल एज, MA/CA जो हम पढ़ते हैं वो, और इंटू 100 का जो फॉर्मूला है उसका इस्तेमाल किया। मेंटल एज पहले दे चुके थे कौन, बिने। तो इसमें आईक्यू के कॉन्सेप्ट में कई सारे लोग एक साथ काम करते हैं, जिसकी वजह से कंफ्यूजन होती है, और ये गलत दिया हुआ है। अगेन मैं कहूंगी जहां पे भी, क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी सिंपल 11th या 12th की एनसीईआरटी खोल के देखेंगे साइकोलॉजी की, तो भी आपको ये बात सिंपल सी मिल जाएगी। आज के समय में कोई मुश्किल बात नहीं है, हम तो ये बहुत सालों से करते आ रहे हैं कि विलियम स्टर्न ने 1912 में सबसे पहले आईक्यू का संप्रत्यय दिया। ठीक है ना। मेरा सही था, बट आपने बिने बताकर डरा दिया। वो मैं बता रही थी कि बिने क्यों कह रहे हो आप लोग, और बिने के बारे में सही क्या है, वो आपको थोड़ा सा परेशान करने की एक कोशिश थी कि आपने जो जवाब दिया है वो सही नहीं है। 44% लोग बिल्कुल, पेपर में ये डूबने का काम हो जाएगा अगर ये क्वेश्चन आ गया और आपने ये बिने लगा दिया। बिने ने बुद्धि का पहला परीक्षण दिया है, फर्स्ट टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, जो फ्रांस में उन्होंने अपने जो एक कॉलीग थे थियोडोर साइमन, उनके साथ मिलकर के पहला बुद्धि का परीक्षण बनाया। फ्रांस की गवर्नमेंट ने कहा, और उस टाइम पे आईक्यू नहीं होता था, बिना आईक्यू के बुद्धि का परीक्षण बना, है ना। और बाद में मेंटल एज आया, बल्कि 1908 में मेंटल एज नाम का जो कॉन्सेप्ट है मानसिक आयु का, वो एल्फ्रेड बिने लेकर के आए। उसके बाद 1912 में जाकर के जो विलियम स्टर्न है वो आईक्यू लेकर के आते हैं, और इसको भी, इस फॉर्मूले को रिवाइज करने का जो श्रेय है, फॉर्मूले का जो श्रेय, कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू, वो जाता है स्टर्न को। फॉर्मूला को रिवाइज करना प्रॉपर वो काम है किसका, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में 4 साल बाद 1916 में लुई टर्मन ने रिवाइज किया इसको, फॉर्मूला को। तो इतनी बात अगर हम याद रख सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं याद रख सकते हैं तो बहुत दुख की बात है। मैं एक, और सर फ्रांसिस गाल्टन जो पहला नाम है, वो व्यक्ति हैं जिन्होंने बुद्धि पे सबसे पहले काम किया है, अगर देखा जाए तो। ठीक है ना। तो ये 4 अलग अलग लोग हैं, इनके अलग अलग काम है, काम बुद्धि पे ही है। तो गाल्टन को अगर हम देखें, मैं लिख देती हूँ ये चारों, नहीं तो आप कंफ्यूज ही रहेंगे। ये फर्स्ट व्यक्ति हैं जिन्होंने इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इंटेलिजेंस, इस तरह के टॉपिक्स पे महत्व दिया, है ना। पहले व्यक्ति हो गए जिन्होंने बुद्धि पे काम किया, आसान भाषा में समझने के लिए। ठीक। अब अगर हम बात करते हैं, ये फादर ऑफ यूजेनिक्स कहे जाते हैं। एक बार यूपीटेट में पूछा भी गया था, फादर ऑफ यूजेनिक्स कहे जाते हैं। यानी उन्होंने कहा कि जो जिनके जेनेटिक मेकअप जो है हाई क्वालिटी है या हाई लेवल है, उन्हीं को रिप्रोड्यूस करना चाहिए आगे। इस तरह की बातें हुई, खैर छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं एल्फ्रेड बिने की, एल्फ्रेड फादर कहा जाता है यूजेनिक्स का। ठीक। एल्फ्रेड बिने की जब हम बात कर रहे हैं, एल्फ्रेड बिने फ्रांस से थे। 1905 अगर पब्लिश होने की बात करें प्रॉपर, फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट, पहला बुद्धि का परीक्षण। बुद्धि परीक्षण और आईक्यू 2 अलग चीजें, याद रखिएगा। फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट। ठीक है। इसके बाद 1908 में एल्फ्रेड बिने के द्वारा ही, है ना, एल्फ्रेड बिने ने ही 1908 में क्या दिया, बताओ निशा, चिल्ला चिल्ला के सो गई, चैटिंग कर रही हो, वाह। अभी तो बहुत जल्दी से मेंटल एज बोली थी, मेंटल एज। ठीक। मानसिक आयु का कॉन्सेप्ट 1908 में एल्फ्रेड बिने के द्वारा ही दिया जाता है।
समय लेंगे, आराम से चलेंगे, नहीं तो आप पेपर में भसड़ करके आ जाएंगे। इतने कॉन्सेप्ट्स हिल गए हैं इधर उधर, है ना। आपने इतनी मेहनत कर ली है कि आप कंफ्यूज हो गए हैं। अब 1912 का दिन आता है और 1912 में एक व्यक्ति हैं जो डिफरेंट हैं, उनका नाम भी डिफरेंट है। नाम क्या है? विलियम स्टर्न। स्टर्नबर्ग नहीं है, वो उन्होंने अलग थियोरी दी है इंटेलिजेंस की, वो आपके काम की नहीं है। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग हैं वो जो डिफरेंट है, ये विलियम स्टर्न है, जस्ट स्टर्न है, स्टर्नबर्ग नहीं है। वो पीसीए वाला सिद्धांत है, ठीक है। आप एनसीईआरटी खोल के देख सकते हैं अगर आपको लगे मैं ऐसे ही बकैती कर रही हूं, जो कि मैं करती नहीं हूं, तो ये बात आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चाहे कहीं भी किसी भी दुनिया की जगह लिखा हो, आपको एनसीईआरटी को ध्यान में रखना है। 1916 में 4 साल बाद इन्होंने क्या किया है? इन्होंने दिया है आईक्यू का कॉन्सेप्ट। यहां लिख लीजिए, जो संप्रत्यय है कि आईक्यू नाम की एक चीज होती है, ये इन्होंने बताया, कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू, ठीक है। यहां तक देख पा रहे हो? हाँ। 1916 की जब हम बात कर रहे हैं 4 साल बाद, तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में लुई टर्मन नाम के एक व्यक्ति हैं, प्रोफेसर हैं बेसिकली, ठीक, लुई टर्मन। अब टर्मन ने क्या किया है? टर्मन ने फॉर्मूला दिया है आईक्यू का। जो आईक्यू का फॉर्मूला है उसको प्रॉपरली रिवाइज किया है, उसको एग्जिस्टेंस में वो प्रॉपरली लेकर के आए हैं, ठीक है। आईक्यू का फॉर्मूला, आईक्यू का फॉर्मूला क्या होता है? MA, यानी जो एल्फ्रेड बिने ने मानसिक आयु दी थी। क्रोनोलॉजिकल एज होती है वास्तविक आयु, जब से आप पैदा हुए हैं, ये किसी को देने की जरूरत नहीं है, ये पता ही होती है आपको। गुणा कर देनी है 100 से, ये जो 100 से गुणा करने का श्रेय है ये लुई टर्मन को जाता है, ठीक है ना। MA अपॉन में CA, मैका से मैं याद कराती हूं अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होंगी तो इसमें 4 लोग हो गए। एल्फ्रेड, 3 लोग हैं बेसिकली अगर देखा जाए। एल्फ्रेड बिने, यानी बिने वो व्यक्ति जिन्होंने पहला बुद्धि का टेस्ट दिया। उस टाइम पे बुद्धि के टेस्ट के लिए आईक्यू स्कोर की जरूरत नहीं होती थी, ये आप ध्यान रखिएगा। आईक्यू बाद में आया है ना। इवन मानसिक आयु भी बाद में आया है, पहले से टेस्ट था, कुछ क्वेश्चंस के बेस पे इंटेलिजेंस का टेस्ट लिया जाता था। एल्फ्रेड बिने 1905 में फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट लेके आते हैं, 1904-5 में। 1908 में यही व्यक्ति एल्फ्रेड बिने ही मानसिक आयु का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, मेंटल एज जिसको कहते हैं। 1912 में एक डिफरेंट व्यक्ति जिनका नाम विलियम स्टर्न है, वो कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू लेकर के आते हैं, यानी बुद्धि लब्धि कि भाई नंबर्स में माप पाए हम, इंटेलिजेंस को स्कोर में देख पाए, इसलिए ये लेकर के आते हैं। अब इसका फॉर्मूला जो है प्रॉपर, वो 4 साल बाद 1916 में लुई टर्मन लेकर के आते हैं और फाइनल रिवीजन इस फॉर्मूले का होता है। तो अगर कॉन्सेप्ट पूछे आईक्यू का किसने दिया तो स्टर्न, फॉर्मूला पूछे तो टर्मन। पहला बुद्धि का परीक्षण यानी इंटेलिजेंस टेस्ट वो एल्फ्रेड बिने ने, मेंटल एज एल्फ्रेड बिने ने। गाल्टन तो फादर ऑफ यूजेनिक्स हैं, पहले व्यक्ति हैं जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस और किस पे बात करते थे? इंटेलिजेंस पे बात करते थे। तो ये प्यारी प्यारी छोटी छोटी बातें हैं जो आपको फैक्चुअल चीजें याद रखने में थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि आपने ये 50% से ज्यादा लोगों ने जब बिने आंसर दिया तो मुझे चक्कर आ गए थे, फिर मैंने खुद को संभाला और कोशिश की कि मैं आपको फिर से बताऊं। मैंने कहा था आज का क्वेश्चन पेपर पूरा ऐसा ही है, ये जो भी आपने इधर उधर से गलत या भ्रांतियां पालनी है, ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन आपके बन गए हैं, उनको ठीक करने का काम आएगा आज का सेशन। क्रिएटिविटी इज थॉट टू बी रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ। बेसिकली हुआ क्या है, पहले जब हम 2016 से डिस्कशन कर रहे थे तब टीचिंग ना तो कोई कैटेगरी होती थी इंटरनेट पे, ना कोई पढ़ता था, ना कोई खास पढ़ाई होती थी, है ना। और उस चक्कर में, और इसीलिए आप देख रहे हैं कि इसको सबसे अच्छा तरीका जानने का ये है, इतने सारे इंटरव्यूज लेट्स लर्न पे हैं, जबकि लिमिटेड करते हैं उसके बाद भी, और इतने पुराने सेशंस भी आप देख पाएंगे और आप जान भी पाएंगे। तो अब उस चक्कर में हुआ कि आप लोगों को लगा यार इसमें तो नंबर्स हैं, इसमें तो व्यूज आते हैं टीचिंग में, इसमें तो सब्सक्राइबर्स होते हैं, इसमें तो पैसा होता है ना, इसमें तो ये होता है वो होता है। सब ने टीचिंग बहुत ही एक ऐसा सा अजीब सी स्थिति हो गई अभी, हर कोई जो है पेडागोजी और सारी चीजें डिस्कशन हो रहा है, जो कि होना भी चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन उस चक्कर में ऑथेंटिसिटी मिस हो गई है। कई सारी वेबसाइट्स पे कुछ भी लिख दिया गया है जो कि ऑथेंटिक है नहीं, है ना। गलतियां होना एक स्वाभाविक सी बात है, बट बहुत ही ऐसी कॉमन गलती करना गलत बात है। जो प्रॉपर एनसीईआरटी में लिखी हुई चीज है, जो एक बना हुआ कॉन्सेप्ट है, कंफ्यूजन की जगह गलती हो तो समझ भी आता है। ऐसी जगह अगर गलत पढ़ेंगे हम कि भाई कॉन्सेप्ट किसने दिया आईक्यू का, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ऑथेंटिसिटी का थोड़ा सा ध्यान रखना यहाँ जरूरी है। जब भीड़ होती है तो ऐसी चीजें होना स्वाभाविक हो जाती है। क्रिएटिविटी इज थॉट टू बी रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ, यानी सृजनात्मकता को डैश की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। बताइएगा एक बार, फटाफट से बताइए। कमेंट 76% लोग कह रहे हैं नोटिफिकेशन नहीं गया आज, पूजा कह रहे हैं। कोई बात नहीं, आप देख लिया कीजिए, 9 बजे अब तो शुरू हो जाती है क्लास, 9-10 तक मैक्सिमम। फोर्थ ऑप्शन 76% लोग, ये आपकी बात सही है कि जो क्रिएटिविटी है यानी रचनात्मकता, कुछ नया कुछ डिफरेंट करना,
विविध सोच या अपसारी चिंतन जिसको हम कहते हैं, ये जॉय पॉल गिलफर्ड ने डीसी साथ जाते हैं यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग से क्रिएटिविटी जुड़ी हुई है, सीसी साथ नहीं जाते यानी कन्वर्जेंट थिंकिंग से क्रिएटिविटी नहीं जुड़ी हुई है। कन्वर्जेंट थिंकिंग से जुड़ा हुआ है इंटेलिजेंस। जब आप इन एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस में से एक सही उत्तर ढूंढते हैं तो आप कन्वर्जेंट थिंकिंग लगाते हैं, इसमें आपकी इंटेलिजेंस का प्रयोग होता है। लेकिन जब आप ऐसे लिखते हैं, किसी बात पे अपने विचार देते हैं, कोई भाषण देते हैं, तो वहां डाइवर्जेंट थिंकिंग लगेगी, कुछ डिफरेंट सोचेंगे, कुछ नया सोचेंगे। तो इसलिए अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, दिशाओं में सोचना, ओपन एंडेड थिंकिंग किससे जुड़ा हुआ है? क्रिएटिविटी से, कुछ नया करने से। वहीं कन्वर्जेंट थिंकिंग आपकी बुद्धि से जुड़ा हुआ है कि आपको सही ऑप्शन तक पहुंचना है। ठीक है, क्रिस्टलाइज्ड और फ्लूइड इंटेलिजेंस आपका कॉन्सेप्ट काम का बचा नहीं है, नहीं तो हम पहले इसको किया करते थे। क्रिस्टलाइज्ड होती है, जो भी पढ़ लिख के आपने ज्ञान का सृजन किया है वो क्रिस्टलाइज्ड कहलाती है, एज के साथ बढ़ती है। फ्लूइड इंटेलिजेंस 18-20 साल के बाद बहुत ज्यादा नहीं बढ़ती है या रुक जाती है, क्योंकि ये क्रिएटिविटी से जुड़ी हुई होती है जो फ्लूइड है ना। रेमंड बी कैटल के सिद्धांत हैं फ्लूइड और क्रिस्टलाइज्ड। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। 4th ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, समझते हैं कहानी है क्या। The acceptable sound combinations of a language are specified in its rules। यानी जो किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके डैश नियमों के अंतर्गत बताया गया है। साउंड कॉम्बिनेशन ऑफ अ लैंग्वेज, साउंड की बात जहां भी आ जाए आपको पता है फोन से याद रखना है, सिंपल। फोन मतलब साउंड, हेलो बोलते हो ना फोन उठा करके। फोनोलॉजिकल, जब साउंड कॉम्बिनेशंस की बात हो रही है तो फोन से याद रखना है। ग्रामेटिकल, सिंटैक्टिक, इन्फ्लेक्शन कुछ नहीं याद रखना, ये सब स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है। ग्रामेटिकल जो है करेक्टनेस से जुड़ा हुआ है। ठीक, तो फोनोलॉजिकल अवेयरनेस कह देते हैं हम इसको, ध्वनि संबंधी संयोजन की बात करेंगे। या फिर अगर हम बात करते हैं किसकी, फोनोलॉजिकल अवेयरनेस, फोनीम आपने सुना है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, यानी ध्वनि की सबसे छोटी इकाई जिसका अपना कोई मतलब नहीं होता, स्मॉलेस्ट यूनिट है च। CH को च बुलाते हैं, ये फोनीम है, इसका कोई मतलब है चा का खुद अपने आप में नहीं। उसी तरह से साउंड कॉम्बिनेशन, कौन सी साउंड किसके साथ मिलके क्या कंबाइन करके कैसी आवाज निकालेगी, ये फोनोलॉजिकल अवेयरनेस में आता है या फोनोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ अ लैंग्वेज में आता है, ध्वनि विज्ञान से जुड़ा हुआ है। अगर हम बात करते हैं किस चीज की, अगर हम बात करते हैं मॉर्फीम की, तो वो अर्थ विज्ञान कहते हैं उसको हम, या अर्थ से जुड़ा हुआ है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग कह देते हैं। भाई वाटर लिखा है, इसका मतलब वाटर को अगर मैं ब्रेक कर दूं तो फिर वाटर का कोई मतलब नहीं है। वाटर है तो वो मॉर्फीम प्रॉपर एक उसका मीनिंग है, अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। खैर अभी हम 10 पे ही पहुंचे हैं आज। क्वेश्चन नंबर 10 है, द पोजीशन वेयर थॉट पैटर्न्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय लैंग्वेज इज कॉल्ड। यानी जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं। यानी थॉट पैटर्न्स यानी सोचने की प्रक्रिया, जैसा सोचने का तरीका है आपका, वो प्रभावित है किससे, आपकी लैंग्वेज से। भाई सोचते तो आप, जो लोग हिंदी पढ़ते हैं वो भी सोचते हैं, जो लोग इंग्लिश जिनको आती है वो भी सोचते हैं, जो पंजाबी जानते हैं वो भी सोचते हैं, सोचता तो हर व्यक्ति है ना। तो थिंकिंग तो होती है सब में, लेकिन ये कह रहे हैं जो थिंकिंग का प्रकार है, जो थॉट्स का टाइप है, वो प्रभावित हो जाएगा किससे, जो भाषा आप बोल रहे हैं। यानी अगर आप हिंदी बोलते हैं या हिंदी पढ़ते हैं तो उसका लिटरेचर, उसका साहित्य आप पढ़ेंगे, आप रामायण पढ़ेंगे, आप महाभारत पढ़ेंगे, या सुनेंगे, देखेंगे, या कुछ और उस तरह की चीजें देखेंगे, तो उस भाषा से आपके सोचने का जो तरीका है वो प्रभावित होता है। अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो उस तरह की मूवीज देखेंगे, शेक्सपियर को पढ़ेंगे, लिटरेचर पढ़ेंगे या व्हाटएवर, तो उस तरह का आपका थॉट पैटर्न हो जाएगा। तो भाषा विचार को या थॉट पैटर्न को प्रभावित करती है। ये बात किसने दी है, या कौन, ये बात तो दी है ली वोर्फ नाम के एक व्यक्ति थे, इनके साथ एक और इनके साथी थे, ली वोर्फ। ये भी पूछा जा चुका है, ये हिंदी या इंग्लिश पेडागोजी में पूछा जा चुका है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं, लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन कहते हैं, भाषा निर्धारण कहते हैं। कि भाषा आपके विचारों की जो पैटर्न है, प्रक्रिया है, उसको प्रभावित करती है। जो भाषा आप बोलते हैं वैसे आपके विचार होते हैं, ऐसा ली वोर्फ कहते हैं। लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन इसका एक कॉन्सेप्ट है, जिसका नाम जो है इस कॉन्सेप्ट का वो लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन है। ये कॉग्निटिव बायस नहीं है कि आपके दिमाग में कोई बायस बना हुआ है, सोशियो लिंग्विस्टिक जेनेसिस भी नहीं है, कल्चरल टेंडेंसी भी नहीं है। ठीक है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि जो हमारी थिंकिंग पैटर्न है वो प्रभावित होते हैं हमारी लैंग्वेज से। ये लिंग्विस्टिक मैंने लैंग्वेज डिटरमाइन कर रही है आपके थॉट पैटर्न्स को, इसलिए लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म कहते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, है ना, दिल पे मत लेके जाइएगा भाई, है ना, किसी से कोई समस्या नहीं है, बट दुख होता है जब आप इस तरह का एकदम नॉर्मल क्वेश्चन का जवाब गलत देते हैं, तो मुझे फिर बुरा लगता है। मुझे लगता है कि कहीं तो कुछ गड़बड़ चल रही है पूरे सिस्टम में। अदरवाइज टाइम के साथ सब ठीक हो जाता है, और किस लिए खड़े हैं हम लोग, डिस्कस ही कर रहे हैं।
है ना। सर में दर्द हो रहा है ना श्वेता आज के क्वेश्चन से। इसमें कुछ रोल तो क्वेश्चंस का है और कुछ रोल गलत इन्फॉर्मेशन, जो मिस इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे अवेलेबल है, या कई लोग थोड़ा सा लेसन प्लानिंग नहीं करके आते पढ़ाने, उनके साथ भी इसमें जिम्मेदार हैं थोड़े थोड़े सब, हम सब, पूरा सिस्टम। आप प्रीवियस सेशंस देखते नहीं हैं, ये पेपर में कुछ भी नहीं तो 2-3 बार तो कराई ही चुकी होंगी आज तक। 2018 में जब ये हुआ होगा उस टाइम पे भी आंसर की बनाने में भी सही जवाब दिए होंगे, 1-2 को छोड़ते हैं अगर तो ऐसे काम नहीं करने जिसका कोई फायदा ना हो हमें। देखिएगा 2 ऑप्शन कह रहे हैं आप लोग, 29% लोग समझते हैं कहानी क्या है। रवि रिपेयर्स appliances by testing hypothesis about the cause of malfunction based on his experiences with the symptoms। अपने अनुभवों और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है, वह उपयोग करता है व्हाट। भाई अपने अनुभव और लक्षण, यानी उसने जो एक्सपीरियंस किया है प्रीवियसली, किसने, रवि ने, एक बच्चा है, एक व्यक्ति है, व्हाटएवर, उसके आधार पे उपकरण कोई भी हो सकते हैं घर में। क्या हीटर खराब हो गया, और क्या खराब हो सकता है, रिमोट खराब हो सकता है, मशीन खराब हो सकती है, पंखा खराब हो सकता है, कुछ और कोई भी अप्लायंस हो सकता है। अब आप कोई ना कोई जुगाड़ू इंसान होता है घर में, पिताजी होते हैं जनरली, जैसा सोसाइटी है, अदरवाइज आप मम्मी भी हो सकती हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं। अब वो उनके एक्सपीरियंस के आधार पे जुगाड़ लगाएंगे, उसको ठीक करेंगे। भाई रिमोट ऐसे मारने से ठीक हो जाता है, सेल निकाल के उसको पिचका दो तो चल जाते हैं, व्हाटएवर, ऐसे ऐसे फंडे हमारे हैं। मतलब क्या हुआ, तुम बहुत हंस रही हो, तो मतलब क्या हुआ, जो रवि है वो अप्लायंसेस को अपने हाइपोथेसिस के बेस पे, जो उसने अनुभव लिए हैं उसके आधार पे वो इमेजिन करता है। हाइपोथेसिस में क्या होता है, हम परिकल्पना करते हैं कुछ एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे कि ऐसा ऐसा हो सकता है, तो उस अनुमान के आधार पे वो ठीक करने की कोशिश करता है। इसको ह्यूरिस्टिक कहते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, यही एग्जांपल सेम, इसको ह्यूरिस्टिक्स कहते हैं। ये कोई मेथड नहीं है जो आप एल्गोरिथम जवाब दे रहे हैं। एल्गोरिथम में स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन होता है, फॉर्मूला है एल्गोरिथम, A+B² लागू करना है, वो एल्गोरिथम है। वहां प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन है, यहां कोई स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन नहीं है, ये कोई प्रूव्ड वे नहीं है, ये उसके अपने अनुभव है, या तो काम कर जाएंगे या तो नहीं करेंगे, है ना। कोई चीज है, मान लीजिए प्लग ही ठीक करना है, तो वो अपने फंडों से जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है उसके बेस पे काम तो हो जाएगा, लेकिन कोई श्योरिटी नहीं है कि वो सही होगा कि नहीं होगा। तो वो हाइपोथेसिस है, एक तरह की परिकल्पना है। एल्गोरिथम में फिक्स्ड मेथड होता है, एल्गोरिथम, जिसको एल्गोरिथम कहते ही तभी है उसको, कि एक एक स्टेप होगा, कोई थियरम प्रूव करनी है, कोई फॉर्मूला से कोई चीज काम करनी है ना। तो एल्गोरिथम नहीं है, ये ह्यूरिस्टिक है, जुगाड़ है। मेंटल सेट तो एक नेगेटिव तरीके से हम देखते हैं, इनसाइट एक ऐसा आइडिया होता है जो अचानक से बत्ती जल जाती है दिमाग में। मेंटल सेट ये क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ है, इनसाइट। मेंटल सेट होता है बस आपने दिमाग में एक ही तरीका बना लिया है। तो सही जवाब इसका ह्यूरिस्टिक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 12 है, दिव्या ऑफन डिवाइड्स द असाइन्ड जॉब इनटू स्मॉल टास्क्स which she can handle easily she is using। यानी दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है। यानी जो भी काम उसको दिया जाता है उसको वो टुकड़ों में तोड़ती है और इजी बन जाता है काम। भाई आपको सीटेट की तैयारी करनी है, एक दिन में थोड़ी ना सब कुछ दिमाग में डाल दोगे। देखोगे पहले कौन से सब्जेक्ट आते हैं, फिर किसको कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा जरूरी है उसको पढ़ोगे, हिंदी को पढ़ोगे, इंग्लिश को पढ़ोगे, टाइम असाइन करोगे, वीकेंड पे मॉक टेस्ट लगाओगे। ये क्या हुआ, आपने एक बड़े उद्देश्य को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। कोई भी काम आप करते हैं और अगर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, जटिल समस्या है, तो हमेशा ही छोटे टुकड़ों में तोड़ करके देखी जाती है। किसी को आईएएस भी बनना है तो वो यूपीएससी की तैयारी एक दिन में थोड़ी कर लेगा। एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनेगी कि भाई कब ऑप्शनल करना है, कब प्री करना है, कब मेंस करना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितने समय में पढ़ना है, कौन सा अटेम्प्ट दोगे। टुकड़ों में तोड़ोगे ना गोल को। तो जवाब क्या होगा यहाँ पे, सब गोल एनालिसिस। यानी जब आप स्मॉल टास्क में डिवाइड कर रहे हो किसी एक असाइंड जॉब को या काम को, तो इसको हम सब गोल एनालिसिस कहते हैं। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक तरीका है ना, कि समस्या समाधान में आप एक बड़े गोल के सब गोल्स क्रिएट कर रहे हैं, छोटे छोटे गोल बना रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं टुकड़ों में तोड़ करके, और फिर उसको एक एक करके सॉल्व कर रहे हैं। तो ये एक बेसिक सी बात हो गई। फंक्शनल फिक्सनेस तो होता है बस एक ही तरीका पता है आपको किसी काम को करने का, तो ये तो हिंड्रेंस है, ये तो बैरियर है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, बाकी आपके काम की है नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, ये क्या कहता है, सोसाइटी डिटरमिन्स द रोल्स ऑफ मेल एंड फीमेल। यानी पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है, यह कथन क्या दर्शाता है। जेंडर का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आना ही आना है ना। आज के सेशन में जो लोग टिक पा रहे हैं, जिनको समझ में आ रही है बात, जो कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हैं, उनके सामने कैसा भी पेपर आ जाए उन्हें घबराहट नहीं होगी, क्योंकि ये वन ऑफ द टफेस्ट सेट्स कहेंगे इसको, कि जो आज तक की हिस्ट्री है, मतलब ऑनलाइन में भी
लैंग्वेज बड़ी होती है या लेंदी होती है, बट मुश्किल उतनी नहीं होती। और ये पहला सेट था जब मेटाकॉग्निशन का क्वेश्चन पहली बार आया था, और अगर आप प्रीवियस वीडियोस यूट्यूब पे भी जाके देख लेंगे तो मेटाकॉग्निशन उससे पहले भी हम कर चुके थे। देखिएगा, तो सोसाइटी डिटरमिन्स द रोल्स ऑफ मेल एंड फीमेल, दिस स्टेटमेंट आर्टिकुलेट्स, यानी समाज तय करता है कि महिलाओं की और पुरुषों की भूमिका क्या होगी। तो सिंपल बात है, जेंडर इनहेरेंट कैसे हो गया जब समाज तय करेगा? तो है इनहेरेंट थोड़ी है, आंतरिक थोड़ी है। सेक्स बायोलॉजिकल होता है, जैविक जिसको हम कहते हैं, और जेंडर क्या है? एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, क्योंकि समाज ही तो तय कर रहा है महिलाओं और पुरुषों की जो भूमिका है क्या होनी चाहिए। तो जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, यानी लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। महिलाएं ये काम करेंगी, पुरुष वो काम करेंगे। ये क्या है? सोशल कंस्ट्रक्ट है, समाज ने बनाया है। नहीं तो किसी काम पे लिखा नहीं है, झाड़ू पे लिखा नहीं है मम्मी ही लगाएंगी मुझे, या कोई भी दीदी ही लगाएंगी, है ना। तो जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, इंट्यूटिव कंस्ट्रक्ट है, जिसका जैसे मन करा अंदर से आता है, ऐसा कुछ नहीं है, वो सब कंडीशनिंग है। हेरिडेटरी एंडोमेंट है, हेरिडेटरी एंडोमेंट सेक्स है कि आप मेल हैं फीमेल हैं, आपकी बायोलॉजी डिफरेंट है, वो सेक्स है। अगर जेंडर लिखा है तो आपको पता है सोशल कंस्ट्रक्ट है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, हर बार आता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, थोड़ा सा स्पीड पकड़े या चले ऐसे ही। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है ग्रेडिंग कोडिंग मार्किंग, यानी ग्रेड कर रहे हैं आप, ए ग्रेड, ए प्लस, बी प्लस, सी प्लस, डी। कोडिंग, मार्किंग एंड क्रेडिट एक्यूमुलेशन सिस्टम्स आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ। अब ये सीसीई का क्वेश्चन है, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का। ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियां डैश के उदाहरण हैं। मतलब आप रिजल्ट बना रहे हैं मान लीजिए, और उसमें ये सब लगा रहे हैं, क्या ग्रेड मिला बच्चे को, है ना, क्या क्रेडिट एक्यूमुलेट किया, बिहेवियर कैसा है, उसमें आप पॉजिटिव मार्क्स दे रहे हैं, नेगेटिव दे रहे हैं, कोड करके आप बता रहे हैं इतने % इसने अचीव किया है, व्हाटएवर। तो अब ये प्रणाली कहां यूज होती है? इवैल्यूएशन प्रोसीजर ऑफ आंसर शीट्स ऑफ द एग्जामिनेशन, सिर्फ एग्जामिनेशन की आंसर शीट को चेक करने में नहीं, इसमें तो बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, आंसर शीट में तो उतने लगते भी नहीं है। सिंबलाइजिंग पोजीशन ऑफ चिल्ड्रन इन दी क्लास, यानी बच्चे किस पोजीशन में आ रहे हैं। अब यहाँ पे ये नहीं लिखा फर्स्ट में रैंक करना है, रैंकिंग की बात नहीं हुई कहीं, तो ये कहना गलत होगा। डेपिक्टिंग द एकेडमिक प्रोग्रेस इन दी रिपोर्ट कार्ड, ये बात सुंदर, सस्ती, टिकाऊ लग रही है कि आप आलेख पत्र में यानी रिपोर्ट कार्ड में अकादमिक प्रगति को दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चा इस क्षेत्र में इतना क्रेडिट हासिल किया है, सही व्यवहार करने में, स्पोर्ट्स में इतनी मार्किंग है, इतना इसका ग्रेड आया है, अलग अलग सब्जेक्ट में। स्कोरिंग प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट, क्या ये स्कोरिंग प्रोसीजर है किसका? अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि का। तो इसमें सबके जो जवाब हैं वो एकदम डिफरेंट हैं। 51% लोग कह रहे हैं फोर्थ ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन कह रहे हैं 32% लोग। चलिए समझते हैं कहानी क्या है। ग्रेडिंग, कोडिंग, मार्किंग एंड क्रेडिट एक्यूमुलेशन सिस्टम्स आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ डिपिक्टिंग द एकेडमिक प्रोग्रेस इन रिपोर्ट कार्ड या फिर स्कोरिंग प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट। तो डी के साथ ही हम जाएंगे कि स्कोरिंग प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट, बच्चे ने कितनी क्या उपलब्धि हुई है उसका स्कोरिंग प्रोसीजर ये कहला सकता है। ठीक है ना। इसमें फिर भी मुझे हल्का सा डाउट आ रहा है कि बोर्ड ने क्या जवाब इसका माना था, है ना। तो इस पे एक बार स्टार मार्क कर लेना, या तो मैं आप कमेंट बॉक्स में देख लेना एक बार, फाइनल आंसर की के साथ ही जाएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर हम इसको, ऐसा नहीं है कि एकेडमिक प्रोग्रेस को दर्शा नहीं रहा, बट एकेडमिक प्रोग्रेस के अलावा भी इसमें बाकी चीजें हो सकती हैं जो दर्शाई जा सकती हैं। तो ये थोड़ा सा ऐसा है कि जहां सी भी सही हो सकता है, डी भी सही हो सकता है, लेकिन हमें ऑफिशियल के साथ जाना है। तो मेरे ख्याल में इसका शायद ऑफिशियल जो है वो सी मानते हैं लोग, बाकी फिर भी हम अभी डी के साथ जा रहे हैं। बेटर ऑप्शन ये है, इस पे स्टार मार्क कर लेंगे। आप कमेंट बॉक्स में देखेंगे, एक बार मैं पिन कर दूंगी, जो भी इसका सही उत्तर होगा वो आप एक बार पढ़ लीजिएगा। ऑफिशियल होगा, मतलब सही तो सी और डी दोनों ही है अगर देखा जाए, लेकिन बेटर या बेस्ट किसको मानता है बोर्ड, तो उस केस में हम यहाँ रिस्क नहीं लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है असेसमेंट ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट हेल्प्स द टीचर्स टू। आज काफी थकान भी हो गई है, सुबह सुबह जिम जाके, बैडमिंटन खेल के, फिर थोड़ा सा सो के, फिर शाम से क्लास लेके, है ना। तो अभी मैं एकदम बढ़िया नींद वाले मौसम में हूँ, जो कि आएगी नहीं। देखिएगा एक बार, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। ऐसे नजर मत लगाओ, ठीक है, कल भी जाना चाहती हूँ मैं। देखो एक बार, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन, यानी उन्होंने कितना उपलब्ध किया है, अचीवमेंट। क्या कह रही हूँ, लेट्स सी, ऐसे मत बोलो यार। मेंटेन दी परफॉर्मेंस रिकॉर्ड ऑफ लर्नर्स, ये पता लगेगा जब आप परफॉर्म, जो भी सीमा हैदर के बारे में बताइए, वो भी लाल आंखें करके, देशभक्त कह रहे हैं। देखिए एक बार,
ये पता नहीं चल रहा यार, हर रोज नई न्यूज आती है, नए तरीके की न्यूज आती है। कुछ लोग प्यार में देश छोड़ के आ रहे हैं, कुछ लोग प्यार में पता नहीं क्या क्या कर दे रहे हैं ना, धोखे दे रहे हैं, तलाक हो रहे हैं, पता नहीं क्या क्या चल रहा है, मतलब समझ नहीं आता। हर दिन कुछ ना कुछ अलग, मतलब इंटरनेट इतनी विचित्र जगह बन चुकी है कि जहां सही और गलत पे कमेंट करना बड़ा मुश्किल काम है। और मैंने शाम को ही देखा, बड़ा इंटरेस्टिंग सा वो था। आज मैंने नए कुछ ईयरफोन्स लिए थे तो मैंने सोचा चलो देखते हैं न्यूज़। और इसमें देखो अब क्या होता है, मतलब हु नोस। बताओ, पबजी खेल के प्रेम में पड़ जा रहे हैं लोग, मिलके नहीं होता है यहाँ लोगों से, हैं कमाल है। तो कोई बात नहीं, खैर इधर आ जाओ और ध्यान देते हैं, देखा जाएगा। वो देशभक्त जी आप गुस्सा मत करिए, जैसे भी होगा पता लगा लेंगे लोग। बाकी मुझे तो नहीं लगा यार इंटरव्यू देख के ऐसे, मतलब ये लोग बोल रहे हैं कि इंटेलिजेंस का, बट ठीक है, देखो लेट्स सी। अभी गवर्नमेंट का काम है, वो देख लेगी अपने आप जो भी होगा। बाकी अगर ये नॉर्मल केस ही है जैसा मुझे लग रहा है, मतलब उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इफ एंड बट्स हैं। चलो खैर कोई बात नहीं, पबजी वबजी मत खेला करो, घर वालों को कह दो आपको पबजी बैन करा दें। अब खतरा एक नहीं, अब खतरे अनेक हैं। देखिए एक बार क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ वापस। अच्छा मेरी नींद सी खुल गई ये क्वेश्चन पढ़ के। देखो, असेसमेंट ऑफ लर्नर्स हैं कौन? पाकिस्तान से आई हैं प्रेम में पबजी के साथ, मतलब आई मीन पबजी खेल के। छोड़ो, देखा तुमने वो केस? सब पता है मैडम को। देखो, असेसमेंट ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट हेल्प्स द टीचर्स टू, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है क्या करने में। अगर आपको बच्चे का अचीवमेंट पता है, अचीवमेंट लेवल पता है, तो किस चीज में हेल्प मिलेगी आपको एज अ टीचर? परफॉर्मेंस रिकॉर्ड मेंटेन करने में। भाई परफॉर्मेंस रिकॉर्ड मेंटेन करके आप बच्चे की मदद थोड़ी कर पा रहे हैं। इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ पेडागोजी, यहां 100% सही उत्तर है कि आपके मेथड्स। भाई इवेल्युएट करने का पर्पस क्या है? कि हम ये देख पाए जिन तरीकों से हमने पढ़ाया है और जैसा पढ़ाया है उससे अचीवमेंट क्या हो पा रहा है और क्या हम उसमें बेहतरी कर सकते हैं अपने सिस्टम में और अपने पेडागोजी में, यानी पढ़ाने के तरीके में कौन सा बेस्ट तरीका हो सकता है या पेडागोजी में क्या चेंज करने की जरूरत है। ठीक है ना? क्लियर है? हाँ देखो, हैप्पी गुरु भी कह रहे हैं हमसे सीटेट पास नहीं हो रहा, वहां पबजी से प्यार हो रहा है। बात सही है आपकी, लेकिन आप फोकस करिए यहीं, कोई बात नहीं, ऐसे दिल पे नहीं लेते चीजें। देखिएगा एक बार, अगर हम बात करें सी ऑप्शन है मेक एबिलिटी ग्रुपिंग। अब एबिलिटी ग्रुपिंग पॉजिटिव नहीं होती और जरूरत पड़े तो हेट्रोजेनस करनी है, विषम समूहन, जिसमें अलग अलग मिक्स्ड एबिलिटी ग्रुपिंग करनी है अगर करनी पड़े तो। प्रिपेयर एक्टिविटी लॉग फॉर टीचिंग, ये भी नहीं है। सबसे बेटर है कि आप अपने मेथड्स में क्या चेंज ला सकते हैं, इसलिए आप आकलन करते हैं कैसे बेहतर बनाएंगे अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को। इसलिए तो आप बता रहे हैं पोल में कि कितने लोग गलत जवाब दे रहे हैं। अगर मुझे नहीं पता लगता आज कि आप एल्फ्रेड बिने को कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू देने वाला व्यक्ति मानते हैं, तो मैं अपना सर पकड़ के कैसे बैठती आज कि आपको नहीं पता ये बात। इतना कॉमन क्वेश्चन अगर पोल में आप लोग जवाब नहीं देते, मुझे पता लगता ही नहीं, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इंक्लूसिव एजुकेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है अलग अलग तरीकों से। समावेशी शिक्षा डैश के सिद्धांत पर आधारित है। इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब हर किसी को इंक्लूड करना। अब इंक्लूड करना किस आधार पे? मतलब कोई भी बच्चे में दिक्कत है, कोई भी बहुत अच्छी बात है, मतलब बच्चे को हो सकता है कोई डिसेबिलिटी हो, बच्चा गिफ्टेड हो, क्रिएटिव हो, हर तरह के बच्चों को हम रेगुलर स्कूल में पढ़ाते हैं। सोशल इक्विलिब्रियम बना रहेगा? नहीं। इसका सिंपल सा जवाब है इक्विटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज पे बेस्ड है इंक्लूसिव एजुकेशन। सोशल एग्जिस्टेंस, वर्ल्ड ब्रदरहुड, नथिंग। समता एवं समान अवसर, यानी हर बच्चे का अधिकार है कि वो एजुकेशन ले सके और अपनी नीड के अनुसार एजुकेशन ले सके। इक्विटी इज मोर इंपॉर्टेंट। इक्वालिटी ठीक है, यहाँ पे इक्वालिटी क्या है? दो लोगों को बराबर का अधिकार दे दिया आपने, लेकिन इक्विटी क्या है? दो को बराबर तो दे दिया, ये तो देख लो कि कम से कम बराबर हैं भी वो या नहीं। एक के पास तो पेन नहीं है और आप कह रहे हो दोनों को लिखना है, एक के पास 10 पेन है, तो वो इक्विटी मतलब आप नीड को ध्यान में रख रहे हैं वहां पे। उसी बेसिस पे रिजर्वेशन बनाया जाता है। आप देखते हैं बिहार में महिलाओं के लिए रिजर्वेशन है जॉब में, या फिर अगर हम बात कर रहे हैं मेट्रो में आपने एक कोच दे दिया, उसके रीजंस हैं कि हम इक्विटी को ध्यान में रख रहे हैं। या मैटरनिटी लीव्स मिलती हैं फीमेल्स को, क्यों? क्योंकि बच्चे को जन्म देना इज अ प्रोसेस और वहां नीड के हिसाब से आपने अवसर दिया है या उस तरह की चीजें अवेल कराई हैं। तो इक्विटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज पे बेस्ड है इंक्लूसिव एजुकेशन के। एक बच्चा जो दौड़ के नहीं जा सकता, तो आप ये नहीं कहेंगे सीढ़ियों पे दौड़ के जाओ क्योंकि, और वो आया है व्हील चेयर पे, तो आप सीढ़ियों की जगह रैंप बनाएंगे जहां दौड़ के भी जा सके बच्चा और जो व्हील चेयर वाला बच्चा है वो भी जा सके। तो आपने इक्विटी का ध्यान रखा है, वहां नीड के हिसाब से अपने सिस्टम में परिवर्तन किया, ना कि बच्चे में। तो इंक्लूसिव एजुकेशन इक्विटी पे आधारित है और यहां सिस्टम में चेंज होता है बच्चे के लिए, बच्चे में चेंज नहीं होता सिस्टम के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा फटाफट से, क्या कहता है?
द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैज बीन एनेक्टेड इन द ईयर, यानी एक एक्ट आया था RPWD एक्ट, है ना, राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष डैश में लागू हुआ। अब यहां पे उत्तर है दो सही, है ना, 1992 नहीं, ये तो कहीं से भी सही नहीं है, उन दो सही उत्तरों में ये तो नहीं आता है, ठीक है ना। असम में ऑनलाइन गेम में GST लगा दिया असम गवर्नमेंट ने, बहुत ही बढ़िया है। जीवन का पता नहीं है किधर जाना है, ऑनलाइन गेम में लोग घंटों घंटों लगाते हैं। देखिए एक बार, देखिए तो GST का टैक्स तो बस रोने लग जाऊंगी मैं, अब इससे आगे बात नहीं करनी, टैक्स के बारे में कोई बात नहीं करेगा। 1992 1999 ये हट जाता है, 1995 में भी एक पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट आया था और 2016 में भी। अब ये कौन सा सही होगा? 49% लोग सही जवाब दे रहे हैं, है ना। वो क्या है? 2016 इज द राइट आंसर, क्योंकि राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज जब लिखा होगा, RPWD पूरा लिखा है तो 2016 वाला एक्ट है। जब 1995 वाला एक्ट है तो वो PWD एक्ट था, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। राइट ऑफ पर्सन्स लगा दिया तो 2016 हो गया, ठीक। इसमें सिर्फ 7 डिसेबिलिटी, कितनी 14 डिसेबिलिटीज थी क्या? 7 थी और 14 ऐड हुई, 21 डिसेबिलिटीज इसमें हो गई आपकी 2016 वाले में। टोटल नंबर ऑफ डिसेबिलिटीज जो है, जिसमें ड्वार्फिज्म, बोनापन, एसिड अटैक विक्टिम्स, ये सब आते हैं। मैंने इस पे भी एक वीडियो बनाया हुआ है और बैच में भी हम करेंगे जल्दी ही। और इसमें थी सिर्फ 7 डिसेबिलिटीज 1995 वाले एक्ट में, 14 डिसेबिलिटीज ऐड हुई हैं। इक्विवेलेंट या मोर देन 40% डिसेबिलिटी होनी चाहिए अगर किसी भी एक्ट में किसी व्यक्ति को दिव्यांगता का जो परसेंटेज है वो एटलीस्ट 40% होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, तब जा करके जॉब्स वगैरह में या जहां पे भी। ये राइट्स के लिए था दिव्यांगजनों के, या मैं कहूँ राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, नाम से पता लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा एक बार और जवाब दीजिएगा। चिल्ड्रन विद इंडिविजुअल डिफरेंसेस शुड बी टॉट इन अ स्कूल हैविंग टीचर्स। व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां व्यक्तिगत विभिन्नताएं, मतलब व्यक्तिगत विभिन्नताएं तो होंगी बच्चों में, आज ही टॉपिक कराया है आपको बैच में, है ना। तो अगर हम बात करें तो यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं वाले बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए स्कूल में, ठीक है ना। बहुत बढ़िया पूजा, पढ़ लो भाई, है ना। टू टीच इन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ क्लासरूम्स बेस्ड ऑन देयर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अलग अलग सेक्शन में विभाजित कर दो, बच्चों को अलग थलग नहीं करना, है ना। एबिलिटी ग्रुपिंग हो गई है कि एबिलिटी के आधार पर 90% वाले बच्चों को A सेक्शन में, 70% वाले को B सेक्शन में, तो ये नहीं करना हमें। जरूरत पड़े तो मिक्स्ड ग्रुपिंग कर देनी है। ट्रेन्ड टू यूज डिफरेंट पेडागोजी टू मीट देयर डाइवर्स लर्निंग नीड्स। इसको इगैलिटेरियन पेडागोजी कहते हैं। नया कॉन्सेप्ट होगा कई लोगों के लिए, है ना। आज भी हमने डिस्कस किया था ये इगैलिटेरियन पेडागोजी, यानी कि टीचर्स को कैसे मेथड, पेडागोजी का मतलब क्या है? मेथड्स ऑफ टीचिंग है यहाँ पे, या वेज ऑफ टीचिंग है, आर्ट साइंस ऑफ टीचिंग। ट्रेन्ड टू यूज पेडागोजी टू मीट देयर डाइवर्स लर्निंग नीड्स। ऐसे टीचर्स पढ़ाएं जो ट्रेंड हो विविध बच्चों को उनकी नीड के अनुसार सिखाने में, जो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का पालन कर सकते हो। चिल्ड्रन विद स्पेसिफिक इंडिविजुअल डिफरेंसेस नहीं, सभी तरह के बच्चे, इसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी आ जाएंगे डाइवर्स नीड में। होमोजीनियस का मतलब है एक जैसे बना दोगे सारे बच्चों को, रोबोट्स बना दो ना, फिर उनको चिट्टी बन जाएंगे सारे, नहीं। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 पर। देखिएगा ये भी क्वेश्चन अच्छा है, इसमें कंफ्यूजन क्रिएट हुई थी जब ये आया था। देखिएगा एक बार, क्वेश्चन नंबर है 19, तसल्ली से चलेंगे, समझ बनना बहुत जरूरी है। थर्ड ऑप्शन 47% लोग कह रहे हैं द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 एंश्योर्स द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज टू फ्री एजुकेशन फ्रॉम, यानी निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। बताइएगा मतलब क्या है? राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, लेकिन कैसे बच्चों के लिए? बच्चों के लिए विद डिसेबिलिटीज, वो बच्चे जिनको दिव्यांगता है। तो आरटीई जब हम पढ़ते हैं हमें पता है 6 से 14 वर्ष की बात हुई है, लेकिन एक डिफरेंट सेक्शन में, है ना, गलत दे दिया ना 64% लोगों ने, भावनाओं में बह के जवाब, पढ़ा ही नहीं, डिसेबिलिटी लिखा था, है ना। 3 to 18 ईयर्स होगा? जी नहीं, जवाब क्या होगा? 6 to 18 ईयर्स, क्योंकि वो बच्चे जो डिसेबल्ड हैं उनके लिए एक अलग से ये RPWD एक्ट लाया गया था। आरटीई ही ये बात को मान्य करता है कि वो बच्चे, जो साधारण बच्चा है, सामान्य बच्चा, उसका 6 से 14 वर्ष फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन होनी चाहिए। कोई टेस्ट नहीं लिया जाएगा, कोई पैसे नहीं लिए जाएंगे उससे,
और कंपलसरी है कि वो स्कूल में एजुकेशन ले कक्षा कितने से कितने तक बताओ फटाफट से, कक्षा 1 से 8 तक। अभी इसको बढ़ाने की बात चल रही है नई एजुकेशन पॉलिसी में। लेकिन डिसेबल्ड बच्चे के लिए 4 साल एक्स्ट्रा थे, 6 से 18 वर्ष। अगर बच्चा दिव्यांग है, उसको कोई भी दिव्यांगता है, डिसेबिलिटी है, तो 6 से 18 वर्ष है। ये बात राइट टू एजुकेशन कहता है, एक अलग मैंडेट में उन्होंने इसको डाल दिया था। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 20? प्रोवाइडिंग टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स इन एक्सेसिबल फॉर्मेट्स टू दी डाइवर्स लर्नर्स इंप्लाइज। विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य डैश से है। बताइएगा एक बार। फर्स्ट ऑप्शन है यूनिवर्सल इंक्लूसिव एजुकेशन, एथिकल कंसीडरेट, यूनिवर्सल कोड ऑफ टीचिंग प्रैक्टिसेस, यूनिवर्सल ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ऑफ टीचिंग या यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग। ये बात भी हम डिस्कस कर चुके हैं, इसमें बहुत गलत जवाब। क्या क्या कौन से सस्ते नशे हैं ये, क्या कहूं, मैं नहीं कहना चाहती हूं बट क्या करूं, इतने जवाब गलत दे रहे हो आप लोग। 71% लोग ए कहने में लगे पड़े हैं। भाई कॉन्सेप्ट भी तो होता है एक। चलो कोई बात नहीं, अभी इंक्लूसिव एजुकेशन करेंगे हम। यूडीएल का कॉन्सेप्ट है जो इंक्लूसिव एजुकेशन में लागू होता है। बस इंक्लूसिव एजुकेशन लिखा है इसलिए यही सही जवाब होगा। ये जो सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड पे नहीं टिके रहना है, की वर्ड्स के अनुसार नहीं जाते हैं, वो कुछ चीजें फैक्चुअल हैं जो उसी तरह से वर्क करती है ना। इसलिए जब सब कुछ पढ़ लिया जाए, सारा सिलेबस हो जाए, तब हम कीवर्ड पे जाते हैं, ठीक है ना। तो विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य डैश से है। यूनिवर्सल इंक्लूसिव एजुकेशन, एथिकल कंसीडरेट जी नहीं। जब आप टीचिंग लर्निंग मटेरियल इन एक्सेसिबल फॉर्मेट्स टू दी डाइवर्स लर्नर्स, अलग अलग बच्चों को जैसे भी एक्सेसिबल फॉर्मेट में आपके पास जो भी एक्सेसिबल है बच्चों तक पहुंचा रहे हैं आप, अलग अलग नीड्स वाले बच्चों के लिए, इसको यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग यूडीएल कहते हैं। अधिगम की सार्वभौमिक संरचना कहते हैं कि सभी के लिए एक ऐसा डिजाइन है कि हर बच्चे की नीड वहां फुलफिल हो सके। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको ऐसे याद रखना पड़ेगा, है ना। ये एक तरह की स्कीम हो गई, ये प्लान है बच्चों को सिखाने का। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है भाई? डैश इन्वॉल्व सेल्फ अवेयरनेस एंड कंट्रोल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज, फॉर एग्जाम्पल प्लानिंग, रिव्यूइंग एंड रिवाइजिंग एटसेट्रा। स्व जागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण, जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना। नोट्स में दिया हुआ है, सबसे लास्ट वाला टॉपिक यही है, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो, है ना। तो अगर हम बात करें स्व जागरूकता यानी सेल्फ अवेयरनेस, अवेयरनेस ऑफ दी अवेयरनेस, याद आ रहा है? मेटा कॉग्निशन, बहुत बढ़िया, 49% एटलीस्ट दे पा रहे हैं, है ना, सही जवाब। अब इसमें कई लोगों को ये कॉग्निशन लग रहा होगा, लेकिन जैसी बात होगी ना, डैश इन्वॉल्व सेल्फ अवेयरनेस एंड कंट्रोल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज, यानी कॉग्निटिव एबिलिटीज क्या होती हैं? दिमाग से जुड़ी हुई एबिलिटीज, थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, अटेंशन, परसेप्शन, मेमोरी, ये सब जो भी काम दिमाग से हो रहे हैं वो सब कॉग्निटिव एबिलिटीज हैं। लेकिन इन्होंने कह दिया सेल्फ अवेयरनेस एंड कंट्रोल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज, यानी ये जो जितनी भी कंट्रोल कॉग्निटिव एबिलिटीज मैंने आपको बताई, जिसमें थिंकिंग है, रीजनिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, इन सबको भी कंट्रोल करने की क्षमता है। तो ये कॉग्निटिव के भी बियॉन्ड चला गया। बियॉन्ड का मतलब होता है मेटा, या मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड। अभी आया ना मेटावर्स, मार्क जुकरबर्ग लेकर के आ रहे थे, तो मेटा का मतलब है बियॉन्ड। अब मेटा का मतलब हो गया बियॉन्ड और कॉग्निशन का मतलब हो गया संज्ञान। बियॉन्ड थिंकिंग, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, यानी कॉग्निटिव एबिलिटीज, थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन पे भी कंट्रोल है, यानी बियॉन्ड कॉग्निटिव एबिलिटीज या बियॉन्ड कॉग्निशन जाने की क्षमता है, ठीक है ना। संज्ञान बोध या परासंज्ञान कहते हैं इसको। क्लियर है बात? महंगा नशा है मैम सीटेट का। बहुत बढ़िया प्रिया तिवारी, मैं तो मजाक कर रही थी, आ जाओ। तो ये कॉग्निशन के बियॉन्ड चले गए ना, क्योंकि कॉग्निटिव एबिलिटीज को कंट्रोल करने की बात हो गई। प्लानिंग, रिव्यूइंग, रिफ्लेक्ट करना, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, अवेयरनेस ऑफ अवेयरनेस, ये सब मेटा कॉग्निशन से जुड़े हुए हैं। सिर्फ थिंकिंग की बात होती तो कॉग्निटिव हो जाता, यहां कॉग्निटिव एबिलिटीज को भी कंट्रोल करने की बात हुई है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, व्हेन चिल्ड्रन थिंक टू इंटरप्रेट द रिसीव्ड इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपीरियंसेस, इट इज कॉल्ड। जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो डैश उसे कहा जाता है। क्या? प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए, यानी जो इंफॉर्मेशन उनके पास है उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं, किस बेसिस पे? जो अनुभव वो पहले ले चुके हैं, है ना। अब इस पे क्या उदाहरण दिया जा सकता है? आज तो घूम फिर के यही चलेगा। आज जब से निशा आई है, मैं ये नए ईयरफोन्स लगा के बैठी थी और ये कुछ कुछ बोल रही थी, और मैं पूरे टाइम, एक क्लास के बीच में गैप था, यही सुनने में लगी हुई थी। तो उसने बोला, इसने ध्यान दिया, कह रही नए हैं, मैंने तभी तो नहीं निकल रहे हैं। और मुझे टेक्नोलॉजी का बेसिकली शौक है, अदरवाइज तो क्या ही है इनमें। और मैं बहुत टाइम बाद कुछ नया लेके खुश हूँ।
तो आज सारे एग्जाम्पल्स इसी पे जाएंगे। देखो एक बार अगर हम बात करें तो 58% लोग इसमें गलत उत्तर दे रहे हैं, तालियां बजा दीजिए अपने लिए। जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए, व्याख्या करने में कौन सी क्रिएटिविटी लगती है सरकार, बताइए जरा। लाइक शेयर करने में भी नहीं लगती है, लेकिन देखो करते हो ना। तो व्हेन चिल्ड्रन थिंक टू इंटरप्रेट द रिसीव्ड इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपीरियंसेस, यानी रिसीव्ड इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करने के लिए अपने अनुभव के आधार पर आप इंटरप्रेट कर रहे हैं, इसको क्या कहेंगे? रिफ्लेक्टिव थिंकिंग कहेंगे, क्रिएटिव थिंकिंग कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट। कुछ नया तो बना नहीं रहे हैं, ये तो लिखा नहीं है कुछ नया, कुछ नोबल कर रहे हैं, कुछ ओरिजिनल कर रहे हैं, या फिर कुछ हम कहें डाइवर्जेंट थिंकिंग लग रही है, वैसी भी बात नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अमूर्त की कोई बात ही नहीं हुई है। या तो रिफ्लेक्टिव होता है या कॉन्क्रीट होता। अगर अनुभवों पर रिफ्लेक्ट कर रहे होते, मैं पाकिस्तानी आ रहा है आज तो दिमाग में मैं पाकिस्तान गई थी, आई मीन नहीं गई थी, बट अगर आप कहीं भी गए थे, मान लीजिए आप कश्मीर गए थे, आप पंजाब गए थे, और उस अनुभव पे आप क्या कर रहे हैं? रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। यार ऐसे ऐसे हुआ था उस दिन जब ब्रेकअप हुआ था ये वाला, तो ऐसे ऐसे हुआ था। अब आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं इस अनुभव पे। लेकिन जब आपको व्याख्यान करना है उस चीज का, तो यहां अपने अनुभव के आधार पर आप व्याख्यान कर रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं। ये आएगा कॉन्क्रीट थिंकिंग में, कि आप वो अनुभव ले चुके हैं और अब आप उसको इंटरप्रेट करके बता रहे हैं। रिफ्लेक्टिव इसमें हो सकता था कुछ हद तक, बट क्योंकि ये अनुभव बीच में ले आए, तो कॉन्क्रीट में होता है जो आप अनुभव ले चुके हैं, जिसको टच और फील करके देख चुके हैं, उस पे आप विचार कर रहे हैं, उसको इंटरप्रेट भी कर रहे हैं, और ना सिर्फ विचार कर रहे हैं। विचार कर रहे होते तो एक बार को रिफ्लेक्टिव भी आ जाता है ना, उसको इंटरप्रेट भी कर रहे हैं, अपने शब्दों में बता भी रहे हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। टीचिंग लर्निंग एट वेरिंग लेवल्स ऑफ डिफिकल्टी बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल लर्नर इज नोन एज। अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को डैश कहा जाता है, बताइएगा। यानी कि अधिगमकर्ता को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तर, यानी डिफिकल्टी का लेवल हो सकता है, किसी को मुश्किल क्वेश्चन में दिक्कत हो रही हो, आप में से कई लोग हो सकते हैं जिनको हर क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है आज, है ना, आज बहुत रॉन्ग हुए हैं जैसा अंजलि बोल रही हैं। तो अब मुझे क्या देखना होगा यहाँ पे? वेरिंग लेवल ऑफ डिफिकल्टी। मैंने स्पीड अपनी स्लो कर दी कि भाई स्लो चलेंगे, डिटेल में चलेंगे, समझते हुए चलेंगे। वेरिंग लेवल ऑफ डिफिकल्टी बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल लर्नर, ताकि हर एक व्यक्ति का ध्यान रखा जा सके कि सबको समझ में आ जाए, कोशिश ये होनी चाहिए। इसको डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन कहते हैं, यानी विभेदी अनुदेशन या विभेदात्मक अनुदेशन कहते हैं। कि आप अपने इंस्ट्रक्शन में, एक होता है स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन या यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन, दोनों ही इतने नेगेटिव वर्ड हैं, यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन या स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रक्शन, यानी सबको एक डंडे से हाकेंगे। डोंट बीट एवरीवन विद द सेम स्टिक। हजारों बार ये बात मैंने आपसे कही है, एक रूपी नहीं होना चाहिए अनुदेशन। यूनिफॉर्म तक सही होता है जब आप कपड़े स्कूल में एक जैसे पहनते हैं, लेकिन मेथड अगर एक जैसा टीचर इस्तेमाल करने लग गया हर बच्चे के लिए, तो बच्चों की समझ में नहीं आने का, क्योंकि बच्चे क्या हैं? इंडिविजुअल डिफरेंसेस रखते हैं और उनमें व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। सारे बच्चे सेम लेवल पे नहीं सीख सकते, कुछ को थोड़ा डिटेल में बताना होता है आसान करके, कुछ को एक्सपेरिमेंट करके दिखाना होता है। यानी वेरिंग लेवल ऑफ डिफिकल्टी बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ लर्नर, बच्चे की नीड, उसकी क्षमता के आधार पे आप सिखाते हैं डिफरेंट मेथड्स का प्रयोग करके। इसी को डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन कहते हैं। ये सेलेक्टिव प्रिसीजन कोई मतलब नहीं, एररलेस कुछ हो ही नहीं सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। ये भी एक आउट ऑफ सिलेबस सा ही क्वेश्चन इन्होंने दिया, मतलब आउट ऑफ सिलेबस तो एग्जैक्टली नहीं कह सकते, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो लर्निंग से ही जुड़ा हुआ है, बट ये सीटेट के लेवल का क्वेश्चन था नहीं, बट कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, जवाब दीजिएगा। गलतियां होंगी कोई बात नहीं, इसमें जायज है, बट आसान क्वेश्चन में गलती जायज नहीं है। 8 PM पे क्लास होती है हिमांशु सिंह क्वीन चैनल पे? नहीं यार, ऐसा कोई चैनल नहीं हमारा, वो सब फैन चैनल्स हैं जो बने हुए हैं। यूट्यूब अपने आप देख रहा है। वैसे तो हम अगर कोई कुछ बहुत ज़्यादा गलत नहीं कर रहा तो कुछ कहते रहते नहीं है, अदरवाइज ये बात एकदम गलत है। अगर कोई इम्पर्सोनेट करने की कोशिश कर रहा है या फिर मतलब फेक कोई उस तरह का काम, मेरी लाइव क्लास सिर्फ एक ही चैनल है अपना, लेट्स लर्न। दूसरा चैनल है व्लॉग वाला हिमांशु सिंह, उस पर रेयर ही कभी मैं मिलती हूँ आपके साथ। तो कहीं भी अगर लाइव क्लास मेरे नाम पे हो रही है तो वो या तो कोई फैन चैनल हो सकता है या फिर कोई फ्रॉडबाजी भी हो सकती है, तो इसकी जिम्मेदारी बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए मैं आपको बार बार कहती हूँ, अगर आप कोर्स भी ले रहे हैं तो भी सिर्फ करियरविल से लीजिए। कई फेक वेबसाइट्स लेट्स लर्न के नाम पे बनी हुई हैं, टेलीग्राम चैनल, 70 चीज़ें हैं, फिर आपके पैसे भी बर्बाद होंगे और समय भी। यूट्यूब पर चलो फिर भी आप एक बार को फ्री देखते होंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24 है, मेंटेनेंस इज द स्पेसिफिक स्टेज ऑफ लर्निंग विच इज एंटीसीडेंट टू
डैश स्टेज ऑफ लर्निंग, यानी प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के डैश चरण का पूर्ववर्ती है। बताइएगा एक बार, अगर हम बात करें तो ये कह रहे हैं मेंटेनेंस जो है एक स्पेसिफिक स्टेज है इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग जो एंटीसीडेंट है, यानी पहले आता है। किससे पहले आता है? 41% लोग कह रहे हैं एक्विजिशन। नहीं, एक्विजिशन तो एक तरह से फर्स्ट स्टेप माना जाता है ना। एक्विजिशन फर्स्ट स्टेप है कि आपने कोई गाना सुना, एक्वायर कर लिया, बड़ा मजा आया सुन करके, है ना। अभी ईयरफोन्स की बात चल रही है तो गाने की ही बात करेंगे हम, ठीक। तो आपको मजा आया सुन करके, अब आप उसको दोबारा, एक्विजिशन के बाद आती है फ्लुएंसी, यानी अब आप उसको फ्लुएंटली क्या कर पा रहे हैं, गाने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा बहुत गलती हो रही होगी। तीसरी स्टेज आती है मेंटेनेंस। जब आप उसको मेंटेन कर लेंगे, तब आप क्या कर लेंगे, मेंटेन कर लेंगे। अब आप प्रैक्टिस भरपूर कर चुके हैं, ठीक, मेंटेनेंस। फिर इसके बाद आता है जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन में आपने जो सीखा है उसको अब आप किसी भी नई सिचुएशन में भी लागू कर पाएंगे, है ना। अब उस गाने से आप 4 गाने और बना देंगे, है ना, उस गाने का बैंड बजा देंगे, रील्स बना देंगे। देखिएगा एक बार। तो अगर हम यहां पे बात करें, जो मेंटेनेंस है वो पहले आता है सामान्यीकरण से, और सामान्यीकरण होता है जब आप किसी ज्ञान को किसी भी नई सिचुएशन में अप्लाई करने की क्षमता रखते हो। तो वो जनरलाइजेशन बाद की स्टेज है, उससे पहले मेंटेनेंस आता है, और उससे भी पहले फ्लुएंसी, और उससे भी पहले एक्विजिशन आता है, ठीक है ना। तो ये मुख्य 4 स्टेप्स हैं। मोटिवेशन, इंडिपेंडेंस, ये तो काम का यहां है ही नहीं। तो मेंटेनेंस से पहले जनरलाइजेशन आता है, और सबसे पहले एक्विजिशन, क्योंकि आपने लर्निंग को एक्वायर किया, आपने खाना बनाना सीखा, है ना, रोटी को बनते हुए देखा, सीखा, एक्वायर किया उस बिहेवियर को, है ना, एक्वायरिंग यहां पहला स्टेप हो गया। इनके अलग अलग नाम भी हो सकते हैं, आपको मिल जाएंगे, बट ये इजीएस्ट वेज हैं या इजीएस्ट टर्म्स हैं। एक्वायर कर लिया आपने, अब एक्वायर करेंगे तो क्या बनेंगे आप, फ्लुएंट भी बनेंगे। अब आप उसको बार बार करेंगे, है ना, या आप खुद से रिपीट करके देख रहे हैं, रोटी बना के देख रहे हैं, भारत का नक्शा बन गया। फिर ठीक बनाई एक बार और उसकी प्रैक्टिस की, इस लेवल पे प्रैक्टिस की, यानी मेंटेनेंस। अब आप मेंटेन कर पा रहे हैं उस एक शेप को या उस सुर को, जो सुर लगाया था गाने गाते समय, जब एक बार सही लग गया था, मैं हूं जियान वाला गाना गा रहे हैं आप। फिर उसके बाद आता है आपका जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण, कि अब आप रोटी की जगह पराठा भी बना देंगे, जरूरत पड़ी तो। आप नई सिचुएशंस में क्या है, उस ज्ञान को अप्लाई करने के काबिल बन गए, ठीक। तो सबसे पहले आप अधिग्रहण या अर्जित करते हैं, कोई भी लर्निंग की प्रोसेस है। गाना सुना, गा के देखा, उसको बहुत बार रियाज किया, मेंटेन किया, जनरलाइजेशन। अब वो सुर आप नई जगह भी लगा सकते हैं। ये 4 स्टेजेस हैं। सिंपल हमसे पूछा था कि एंटीसीडेंट कौन होगा मेंटेनेंस का, तो जनरलाइजेशन से पहले आता है मेंटेनेंस। तो जनरलाइजेशन का क्या है, ये एंटीसीडेंट है या पहले आने वाला एक चरण है। तो ये 4 स्टेजेस भी हैं जिनको आप ध्यान में रख सकते हैं। एक और क्वेश्चन आपके सामने कॉग्निशन एंड इमोशन से, क्वेश्चन नंबर 25। ये भी उस साल सबसे पहली बार इन्होंने क्वेश्चन पूछा था। ज़ेज़ोंग बिलीव्स दैट कॉग्निशन एंड इमोशन आर, यानी ज़ेज़ोंग का यह मानना है कि संज्ञान और भाव, यानी भावनाएं, इमोशंस, फियर, एंगर, लव, है ना, वो, और कॉग्निशन यानी थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो काम दिल और दिमाग की बात हो रही है, तो ज़ेज़ोंग के अकॉर्डिंग क्या जुड़े हुए हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंट हैं, इंटर रिलेटेड हैं, इंटीग्रेटेड हैं। ये सारे सही हैं, ये सारे ऑप्शन सही हैं, लेकिन ज़ेज़ोंग इंडिपेंडेंट कहते हैं, बाकी सब इंटरडिपेंडेंट कहेंगे, इंटरट्वाइंड कहेंगे, दिल और दिमाग जुड़े हुए हैं, प्रभावित करते हैं, सच भी है। लेकिन ज़ेज़ोंग मानते हैं कि स्वतंत्र है ना, हम दिमाग से जो चाहें वो कर सकते हैं और इमोशन से जो चाहें अलग अलग काम कर सकते हैं, ये एक दूसरे से स्वतंत्र है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा। A teacher is teaching children by demonstration of a task to correct the performance of an already learned task. He is using dash method of teaching. यानी पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रही है कि भाई ये जो तुम कोई चित्र बनाते हो, या मान लीजिए आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, साइकिल चलाना है, कोई ड्रॉ करना है किसी चीज को, कि भाई तुमने ये सीख तो लिया, मान लीजिए हिंदी लिखना, लेकिन ये क्या करते हो, ये कुछ होता है, ये लहरें थोड़ी हैं पानी की, जो तुम शिरोरेखा को पानी की लहरें बना देते हो। तो काम करो, तुमको लिखना आता है, इसको थोड़ा सा ठीक कर लो, बस सही करके दिखा रही हैं। वो काम आता पहले से उसको कि शिरोरेखा सीधी होती है, ठीक। अब ये ऐसा कोई और भी टास्क हो सकता है, मान लीजिए बच्चा ड्रॉ करता है, तो उसको थोड़ा सा ठीक करके वो बना करके दिखा रही है, कि ताकि बच्चा सही से राइट एंगल ट्रायंगल बना पाए। उसको आता है, सीखा है उसने, लेकिन और करेक्ट कर सके उस परफॉर्मेंस को।
तो इसको क्या कहेंगे? बी ऑप्शन आप लोग कह रहे हैं, बिल्कुल ऑब्जर्वेशन होगा। ये ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है, क्योंकि बच्चा आप देखेगा, ऑब्जर्व करेगा जब उसको बताया जा रहा है। तो ऑब्जर्वेशन की बात कौन करता है? बेंड्यूरा करते हैं। बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट, AR PR भी आपको उस दिन बताया था। पहले अटेंशन जाती है बच्चे की, फिर रिटेंशन रहती है दिमाग में। मॉडलिंग की प्रोसेस है, जो भी काम हम करके सीखते हैं, चाहे वो रोटी बनाना हो या कोई और काम, AR PR, फिर आप प्रोड्यूस करते हैं खुद से, फिर आपको रीइंफोर्समेंट या मोटिवेशन मिलता है। ये 4 स्टेप्स होते हैं मॉडलिंग की प्रोसेस में, जिसको ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के अंडर आती है, जो कि हम ऑब्जर्व करके दूसरे को सीखते हैं, किसी को करते हुए देख करके। जैसे आप, वो नहीं आता था आर्ट अटैक आता था एक, है ना? तो हालांकि वो आए थे, एक इवेंट में मिले थे। तो अब उसमें क्या है, वो बना करके दिखा रहे हैं, है ना? कुछ बना करके दिखा रहे हैं टीवी में कि भाई एक काम करो, ये पेज ऐसे मोड़ो, फिर ये करो, वो करो। तो आप ऑब्जर्व करके सीख रहे हैं, आपके दिमाग में अटेंशन है, फिर वो चीज रह जाएगी, फिर आप खुद से करके देखेंगे, फिर कुछ और ही बन जाएगा, फिर से आप कोशिश करेंगे, रीइंफोर्स होंगे, नहीं नहीं थोड़ा तो ठीक बनाया यार। या आपकी मम्मी जब डिशेस देखती हैं इंटरनेट पे कि फलानी रेसिपी, तो वो भी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग ही है एक तरह की, जिसमें उनका ध्यान जाएगा, उस चीज को करके देखेंगी, गलत होगी या सही होगी, फिर दोबारा से करेंगी। मॉडलिंग के प्रोसेस या ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम सीखते हैं। लेकिन ये डायरेक्ट मॉडलिंग है क्या? एक मिनट, हमने जल्दीबाजी में आंसर किया, आपने जो कहा मैंने भी मान लिया। एक मिनट। A teacher is teaching children by demonstration of a task to correct the performances of an already learned task. He is using dash method. देखो मेथड मॉडलिंग है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है, मेथड मॉडलिंग है। इसमें आंसर मॉडलिंग होगा, प्रतिरूपण होगा। ये मॉडलिंग की प्रोसेस, मैंने 4 स्टेप सब कुछ सही बताया आपको, लेकिन ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन मैंने भी नीचे पढ़ा ही नहीं, इससे बेटर ऑप्शन मॉडलिंग यहाँ हमारे पास अवेलेबल था। इनको फिर से दे दो एक बार, चलो रहने दो, पोल मत दो, है ना? इसका जो जवाब है वो मॉडलिंग है, जिसमें ये ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के अंडर ही आता है। जो भी सारी बातें बताई बेंड्यूरा ने ही दिया है ना? 4 स्टेप होते हैं। अटेंशन यानी अवधान, आपका ध्यान गया कि किसी ने कैसे बताया नाव बनाना, फिर आपके दिमाग में वो रह गया कि ऐसे मोड़ना होता है पेपर को, रिटेंशन। फिर आपने रिप्रोड्यूस किया, प्रोडक्शन किया, उस चीज को खुद से करके देखा, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी नाव बनी, बट आप खुश हो गए, आपकी मम्मी ने कहा वेरी गुड, मेरे बच्चे ने तो बहुत अच्छी नाव बनाई है। अब आपको क्या मिला? मोटिवेशन मिली, जिसको रीइंफोर्समेंट भी यहां कह सकते हैं। अब फिर से आप यही 4 स्टेप रिपीट करेंगे, अगली बार और ध्यान से देखेंगे, फिर रिपीट करेंगे, फिर ध्यान से देखेंगे। लगभग सारी चीजें, हम बहुत सारी चीजें इसी से सीखते हैं। AR PR इसको हम बोलते हैं। ये 4 स्टेप्स मॉडलिंग की प्रोसेस में होते हैं, यानी देख करके सीखना, प्रतिरूपण, और ये ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के अंडर आता है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27, ये भी इन्होंने एकदम आउट ऑफ सिलेबस पूछा क्वेश्चन, और देखिएगा, इसको जवाब दीजिएगा। ये कहता है अकॉर्डिंग टू मान एंड जेनिस, डिसीजन मेकर चिल्ड्रन एनालाइज द प्रॉब्लम, लिस्ट द ऑल्टरनेटिव्स एंड वे ईच ऑप्शन फॉर इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, हिज बिहेवियर रिफ्लेक्ट्स। यानी मैन और जेनिस के अनुसार, 2 लोग हैं, थियरी दी है इन्होंने एक, निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं। यानी डिसीजन मेकर चिल्ड्रन एक तरह से, जो जिनको डिसीजन लेना है किसी एक चीज पे, भाई आपको कॉमर्स लेनी है, आपको साइंस लेना है, आपको ह्यूमैनिटीज लेना है, आपको टीचर बनना है, डॉक्टर बनना है, व्हाटएवर, अब आपको डिसीजन लेना है, तो आप क्या करेंगे? आप ऑल्टरनेटिव्स, कि ये व्यक्ति नहीं, इसके साथ रहना है, ये ज्यादा अच्छा ऑप्शन लग रहा है ना? तो लिस्ट बना रहे हैं आप ऑल्टरनेटिव्स की, और हर एक ऑप्शन किसके क्या फायदे नुकसान है ये देख रहे हैं आप। ठीक है ना? अगर हम बात करें तो ये कौन से बच्चे हैं? सर्विलेंस वाले, चौकस, कैमरा थोड़ी है, बच्चे हैं, है ना? कहां सर्विलेंस, किसी को देख थोड़ी रहे हैं करते हुए, खुद से कर रहे हैं ना ये काम, तो सर्विलेंस तो बनता नहीं है जवाब। विजिलेंट है, पॉसिबल है भाई, सतर्क बच्चे हैं, अवेयर बच्चे हैं, तभी तो सारे ऑल्टरनेटिव्स देख रहे हैं, क्या बेस्ट तरीका हो सकता है, किस चीज को करने के क्या फायदे नुकसान हो सकते हैं, तो प्रॉपर देख रहे हैं। आउटगोइंग है, अब यहाँ कोई ऐसी बात तो ही नहीं है कहीं जो है एक्सपोजर की बात हो रही हो, जाने की बात हो रही हो। ऑटोक्रेटिक तो कोई सेंस बनता ही नहीं है कि अपने हिसाब से चल रहे हैं, व्हाटएवर, ये तो टीचिंग का स्टाइल है या पेरेंटिंग का स्टाइल हो जाता है कई बार। तो बच्चे क्या है? विजिलेंट हैं, सतर्क हैं। अब आपको मान एंड जेनिस का आपने थ्योरी पढ़ी ही नहीं है और पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, सिलेबस में है भी नहीं, लेकिन ये कुछ क्वेश्चन जब इस तरह की स्थिति फंस जाए कि पेपर इस तरह का हो, तो कॉमन सेंस से भी करने होते हैं। भाई वो बच्चा जो निर्णय लेने के लिए सब कुछ एनालाइज करेगा, किसी चीज के पॉजिटिव नेगेटिव देखेगा, लिस्ट बनाएगा, तो वो सतर्क ही तो कहलाया, वो विजिलेंट ही तो कहलाया, वो मेटाकॉग्निटिव एबिलिटीज का वहां प्रयोग कर रहा है अपनी। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, ये क्या कहता है? इन डैश थिंकिंग अ चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर इवेल्युएट्स द ट्रूथ और लाइकलीहुड ऑफ स्टेटमेंट्स। एक समस्या सुधारक बच्चा या समस्या समाधान करता बच्चा, अगर सही हिंदी का प्रयोग करें, ये भी गूगल से ट्रांसलेट करके लिख देते हैं पेपर में, देख लो। एक समस्या सुधारक बच्चा
डैश विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। 2000 के नोट में क्या है, चिप है ना, बिल्ली रास्ता काट जाए तो दिन ही खराब हो जाएगा। अब एक बच्चा है जो प्रॉब्लम है उसके सामने कि क्या 2000 के नोट में चिप है ना, क्वेश्चन मार्क है। अब वो क्या करेगा, अब वो इवेल्युएट करेगा ट्रूथ और लाइकलीहुड ऑफ अ स्टेटमेंट कि ये कितना सही हो सकता है, इसके पीछे क्या रीजन हो सकते हैं। इसको ही क्या कहते हैं हम, लॉजिकल थिंकिंग कहते हैं। वैसे तो क्रिटिकल थिंकिंग में जाना चाहिए ये, बट ऑप्शन में ही नहीं है वो, तो यहाँ पे लॉजिकल थिंकिंग। कुछ नया थोड़ी बना रहा है बच्चा, यहाँ कोई एस्थेटिक कोई सुंदर मूर्ति थोड़ी बन रही है। अमूर्त चिंतन सिर्फ ऐसा थोड़ी जो चीज सामने नहीं है उस पर सोचना है। हो सकता है सामने हो और तब लॉजिक लगाना हो कि सही है कि गलत है, तर्क लगाना हो। तो क्रिटिकल थिंकिंग में भी तर्क तो लगता ही है। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, लॉजिकल थिंकिंग। अगर क्रिटिकल होता तो ज्यादा हम उसके साथ चले जाते, फिर वो ज्यादा बेटर हो जाता। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। द टास्क इन विच द चिल्ड्रन गेट एक्सपीरियंस व्हाइल एंजॉयिंग देमसेल्व्स इज नोन एज, यानी जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं, उसे डैश कहा जाता है। यानी बच्चे एंजॉय भी कर रहे हैं और उस काम को कर भी रहे हैं जो उनको दिया गया है। इसको ड्रिल एंड प्रैक्टिस कहेंगे। हमें पता ही है ड्रिल एंड प्रैक्टिस क्या है, रट्टा रटंत विद्या है ना, बार बार 2 एकम 2 2 दूनी 4, बहुत बार एग्जांपल देती हूँ। कंज्यूमर टाइप टास्क, कई लोग तो इसको ए ऑप्शन भी दे रहे थे, वो तो अच्छा हुआ मैंने हटा दिया। इसीलिए प्रीवियस ईयर को करना जरूरी है, ना सिर्फ करना, कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। समझ पा रहे हो ना, रटना नहीं है कि बस हमने तो 30 सेट लगा दिए थे फलानी वेबसाइट पे फलानी किताब से। अगर वो 3 सेट भी अच्छे से एनालाइज कर लिए होते, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया होता, प्रॉपर सिलेबस को पढ़ लिया होता एक बार, तो समस्या उतनी नहीं होती, चाहे पेपर कितना भी मुश्किल आता। कोई बात नहीं, प्रीवियस ईयर पेपर से सीटेट क्लियर हो सकता है क्या, प्लीज रिप्लाई करें। प्रीवियस ईयर से ही होता है, और ना सिर्फ क्लियर होता है, आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। पता नहीं ये हमारे दिमाग में किसने डाल दिया कि प्रीवियस ईयर तो जो आ चुका है वो क्यों आएगा, जबकि लगभग हर पेपर में 70% से भी ज्यादा रोल प्रीवियस ईयर का रहता है। और सीटेट में तो सिलेबस सेम है इतने सालों से, रिपीट इतने होते हैं क्वेश्चन, सिलेबस फिक्स्ड है, एक एक क्वेश्चन सिलेबस से आना है, तो कैसे प्रीवियस ईयर की महत्ता नहीं रहेगी, ये बता दो बस। एज इट इज मिलते हैं क्वेश्चंस देखने को, हल्का सा भी लैंग्वेज चेंज नहीं होता, कई बार तो ऐसा भी हो जाता है कई क्वेश्चंस में। प्रोड्यूसर टाइप कैसे हो गया ये टास्क, ये बता दो। बच्चों को दिया गया है टास्क, बच्चों को बनाना नहीं है, बच्चों को किसी को टास्क नहीं देना है। प्रोड्यूसर टाइप तो उसके लिए है जिसने दिया है, प्रोड्यूस किया है ये टास्क। प्रॉब्लम टाइप टास्क, यहां क्या बात हुई है, प्रॉब्लम की बात नहीं हुई है, बच्चे काम कर रहे हैं, कोई टास्क है उनके पास और वो उसको एंजॉय भी कर रहे हैं। इस तरह के काम को कंज्यूमर टाइप टास्क कहा जाता है। हालांकि इसमें आपकी गलती नहीं है, ये आउट ऑफ सिलेबस ही कहेंगे इस क्वेश्चन को, तो हम उपभोक्ता प्रकार का कार्य है ये, कंज्यूमर टाइप टास्क है, जिसको वो कंज्यूम कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। कोई टास्क है, कोई पेंटिंग साथ में बनानी है व्हाटएवर, और उसको कहने को ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का ही पार्ट अगर देखा जाए तो। अब यही तो है ना, ये लोग कहीं से भी उठा के ले आते हैं कई बार पेपर, और फिर आप आउट ऑफ सिलेबस कह नहीं सकते, इसको एग्जैक्टली नहीं कहा जा सकता क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग के ही अंदर आता है। बट ऐसे देखा जाए तो फिर तो आप पीएचडी कर लेंगे, हर एक टॉपिक में इतनी थियरीज हैं अगर देखा जाए तो, है ना। कोई बात नहीं संजिता, प्रैक्टिस करोगे 2-4-6 दिन, बढ़िया हो जाएंगी चीजें। कंज्यूमर टाइप टास्क, ये नए क्वेश्चंस भी तो, या इस तरह के क्वेश्चंस भी तो करना जरूरी है ना, ताकि जमीन पे पैर रहे, हम थोड़ा सतर्क होकर जवाब दें पेपर में, ओवर कॉन्फिडेंस में ना बह जाएं। तो उपभोक्ता प्रकार का टास्क है जिसमें बच्चा कंज्यूम भी कर रहा है और एंजॉय भी कर रहा है। ठीक, सिर्फ प्रॉब्लम टाइप नहीं है कि जिसमें कॉम्प्लेक्स होता है प्रॉब्लम वाला टास्क, इसमें एंजॉय करे जरूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, आज के लिए आखिरी सवाल है। मल्टी सेंसरी अप्रोच इन टीचिंग लर्निंग इज द साइमल्टेनियस यूज ऑफ विजुअल, ऑडिटरी, टैक्टाइल एंड डैश सेंसेस टू एनहेंस लर्निंग। यानी कोई गार्डनर का क्वेश्चन नहीं दिया पूरे सेट में, अगर आप देखेंगे, है ना, अपनी मर्जी से कुछ भी चल रहा है इनका। बहुसंवेदी, क्योंकि आईक्यू का क्वेश्चन आ गया था तो गार्डनर हटा दिया इन्होंने। बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और डैश संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। यानी हम जब मल्टीपल सेंसेस को, हम कहते हैं ना भाई बच्चे के जितने ज्यादा सेंसेस इन्वॉल्व होंगे उतना बढ़िया है। यानी जो हमारे 5 सेंसेस हैं, देखना, सुनना, टच, फील, टेस्ट, ये सब जितना इन्वॉल्व होंगे बच्चे के सेंसेस उतना बेहतर है। अगर आप उसको दिखा रहे हो कोई चीज, सुना भी दो साथ में। तो मल्टी सेंसरी अप्रोच जिसमें बच्चे के मल्टीपल सेंसेस जो हैं, नहीं ईडब्ल्यूएस नहीं लगेगा सीटेट में हुजैफा, क्योंकि यहां आपको कोई मेरिट का फायदा नहीं होता ना। सीटेट में आपका किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, आपका सिर्फ खुद से ही है कंपटीशन।
है ना, उसमें भी खुद से भी क्या कहें 90 नंबर लेकर के आने, किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। जब आप केंद्रीय विद्यालय का पेपर देने जाएंगे, जब आप चंडीगढ़ वाला पेपर देंगे, जब आप NEET+B का एग्जाम देंगे, वहां दूसरों के साथ कंपटीशन वहां भी होता आपके साथ ही है, बट वो मेरिट में आपको ऊपर आना होता है, तो इसलिए बाकी लोगों के साथ कंपटीशन मैटर करेगा, तो वहां EWS का फायदा मिलता है, यहाँ नहीं मिलेगा। ये तो क्वालिफाइंग एग्जाम है ना। तो विजुअल, ऑडिटरी, टैक्टाइल एंड सेंसेस टू एनहेंस लर्निंग, यानी टच करके भी, सुन करके भी, देख करके भी, यानी बच्चे के मल्टीपल सेंसेस इंक्लूडेड हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये है काइंस्थेटिक लर्निंग, क्योंकि जिसमें बच्चा हर एक पक्ष में क्या है, एक्टिव है। तो 42% लोग जो है सही जवाब यहां दे रहे हैं। आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस आपके कितने ठीक हुए आज के पेपर में? अगर 20 से ऊपर नंबर लेकर के आप आ रहे हैं तो मैं कह सकती हूँ कि आपकी तैयारी काफी अच्छी है, क्योंकि जब पहली बार आप इस तरह का पेपर देखेंगे और कई क्वेश्चंस इसमें बिल्कुल अजीब इन्होंने दिए हैं, और प्लीज वो इंटेलिजेंस वाला टॉपिक ठीक कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है ये नए तरह के क्वेश्चन आपको ना दोबारा देखने को मिले, लेकिन जो आपके नॉर्मल कॉन्सेप्ट्स आपने आज गलत किए हैं वो आपको हर बार पेपर में देखने को मिलेंगे। और अगर आपका कॉन्सेप्ट ही गलत बन गया कि अल्फ्रेड बिने ने दिया था IQ का कॉन्सेप्ट, तो फिर गड़बड़ होगी, आपका नंबर फ्री का जाएगा। मुश्किल क्वेश्चन में गलती सब करेंगे, लेकिन कम से कम जो आसान या जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, जो समझ के पढ़ के समझा जा सकता है, उसको गलत मत करिए, और इनको एक बार रिवाइज भी करिएगा। 26, 30 में से 18, 26, 17, 28, 22, 28, 21, जिन्होंने ये किया भी होगा ना, उन्होंने भी गलतियां की हैं आज। 15 ही किए हैं तो 10 आए हैं, ठीक है। 15 क्वेश्चन बुक में दिया हुआ था मैम, एंड 2-3 और थे, प्लीज रिप्लाई, या बुक में गलत दिया हुआ था। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है आयशा, बुक्स में गलतियां होती है, इवन हमारी बुक्स में भी हो जाती है कई बार, 1-8% की संभावना रहती है बुक में, है ना, क्योंकि यहाँ तो आप तुरंत बोल के करेक्ट कर देते हैं, वहां पता नहीं है किसको बिठा करके क्या हुआ है, या कई बार टाइपिस्ट से गलती हो जाती है जो आंसर की बना रहे होते हैं, तो कई बार तो एक्सप्लेनेशन भी खतरनाक लिखवा देते हैं लोग, वो भी हो जाता है। तो वो एक बात है। तो यहाँ तो ये होता है कि अगर आपने बता दिया बाई चांस फ्लो में नॉट नहीं पढ़ा, तो आप बता देते हैं 4 क्वेश्चन बाद, तो उसको करेक्ट कर देती हूँ मैं तुरंत फिर, है ना, क्योंकि ऐसा हो सकता है, ह्यूमन एरर होने की संभावना हर जगह होती है, लेकिन ब्लेंडर नहीं करना चाहिए। चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे, ज्यादा टेंशन लेनी नहीं है आपने, इससे ज्यादा मुश्किल क्या ही बनाएंगे, और अभी बहुत सारी प्रैक्टिस है जो हम करेंगे, अभी काम करेंगे, डोंट वरी। और अगर आप बैचेस में हैं तो फिर तो टेंशन लेने की जरूरत वैसे भी नहीं है, ठीक है। चलिए टेक केयर, कल मिलते हैं 9 बजे, करेंगे दूसरा सब्जेक्ट करेंगे कल, कोई टेंशन मत लीजिएगा, भेजा फ्राई हुआ है कोई बात नहीं, थोड़ा सा इन क्वेश्चंस को फिर से पढ़िएगा, एनालाइज कीजिएगा, अपने कॉन्सेप्ट को समझिएगा, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए धन्यवाद, टेक केयर। कितना स्कोर आया कमेंट्स में आप बता दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब स्पेशली कर लीजिएगा बेल आइकॉन दबा करके, ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पे पहुंच सके। बाद में कई लोगों ने ज्वाइन किया है आज, है ना। चलिए टेक